अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की सुबह एक खुसूसी अवतार में अवैस मंगलवाला दफ्तर पहुंचे हैं और मुझे मौका मिल गया। नाजरीन, आज हमेशा ये मेरे कपड़ों पे कमेंट्री करते हैं, आज मेरी बारी है और ऐसा भरपूर मौका हो गया। नाजरीन, क्या मुझे सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना है। क्या आप दफ्तर गलती से आए हैं या आप कहीं दौड़ वोड़ लगाने गए थे और वहां गलती से पहुंच गए थे? नहीं, दफ्तर तो मैं रोजाना आता हूँ और मुझे पता है सुबह प्रोग्राम करना होता है, तो मैं दफ्तर आया हूँ बिल्कुल। नाजरीन और कैमरामैन भाई हजरात जितने भी हैं, जूम आउट करें फुल, अवैस को सर से पांव तक दिखाएं आप। और हुआ क्या अवैस, आपने ऊपर तो बड़ा जबरदस्त टिप टॉप सूट अशबश पहना है आपने, और नीचे जो है आपने पहने व्हाइट रनर। भाई आजकल चल रहा है, आजकल इन है ये, आजकल माहौल में इन है ये। तो होता क्या है कि देखो, हम जैसे जो यंगस्टर्स होते हैं ना, वो जब कोई नई चीज देखते हैं कहते हैं यार ये इन है आजकल, तो उसको करते हैं हम लोग ये डरते नहीं है कि अरे भाई पता नहीं मैं ये देख करूंगा तो कैसा लगूंगा, क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। ये जवान शख्स जो होता है ना, वो नहीं डरता है इस चीज से। तो इसीलिए मैंने सोचा कि भाई बताया जाए दुनिया को कि हम भी फैशन सेंस रखते हैं और सिर्फ लोग जो है वो ये नहीं कि बस शिफा को ही जो है वो देखें, ऐसा नहीं है। हम ऐसा ही है। नहीं नाजरीन, अवैस बड़े अच्छे लग रहे हैं आज। और मैं इनके पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़ती आ रही थी तो थोड़ी देर में ना मेरा ध्यान मुझे क्या पता कि इस वजह से मेरे पीछे पीछे खवातीन चलती आ रही हैं। देखो देखो पीछे पीछे आ रही हैं लड़कियां मेरे। तो मैं देख रही, जाहिर है कोई सीढ़ी चढ़ रहा होता है तो सबसे पहले आपका पाँव नजर आता है, पाँव की तरफ जाता है, क्योंकि आपका आई लेवल पे वो उसके पाँव आ रहे होते हैं। तो मैंने देखे तो मैंने कहा भाई ऊपर इन्होंने सूट पहना है, नीचे इन्होंने सफेद चल रहा है आजकल, इन है ये। तो ऐसा है बिल्कुल जी, इन है, ठीक है जी, ऐसे फॉलोइंग ट्रेंड्स भाई, बस बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, सबसे अहम बात, काम की बात ये कि जब बहुत सारी बातें करनी हो अहम, तो इधर उधर की बातें में वक्त ज़ाया नहीं करते। इधर उधर की बातें ना करें, 60 सेकंड न्यूज़ देखें, फिर उसके बाद आप 60 सेकंड न्यूज़ दिखाओ भाई। फ़लस्तीनियों को 56 साल हफ्ज़दा कब्जे का शिकार बनाया गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के फ़लस्तीनियों की हिमायत में बयान पर इसराइल सीखपा, इस्तीफ़े का मुतालबा। गज़ा में गैर मशरूत जंग बंदी की बात मौजूद नहीं, रूस ने अमरीकी करारदाद मुस्तरद कर दी। सऊदी वली अहद और अमरीकी सदर का राब्ता, ख़ित्ते में इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशें बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान ने गौरी वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा कर लिया। एवन फील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस, नवाज शरीफ की ज़मानत में 26 अक्टूबर तक तोसी, नैब को नोटिस जारी। निगरान पंजाब हुकूमत ने अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल कर दी। PTI की साबिक रुकने असम्बली अंदलीब अब्बास, सादिया सुहेल और सुमेरा बुखारी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। शाम में एक ही दिन में 3 अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमले। वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को 149 रन से शिकस्त देकर चौथी फतह हासिल कर ली। 2 प्रिजनर्स रिलीज किए हैं जी, एक खातून और एक और दो खवातीन को रिलीज किया गया है। और 2 हफ्ते से उन्होंने वो थे हमास वालों के हॉस्टेज रखा हुआ था। और अब बेसिकली एक खातून जिसका नाम है योशेविट लिफ्सिट्स और 85 साल की खातून, उन्होंने जब आज़ाद होने पर बयान दिया। दूसरी खातून जो है वो 79 साल की है, 79 ईयर्स की वो खातून, और न्यूरेट कूपर। और उसके बाद उन्होंने जब बात की मीडिया से तो उसमें 2 चीज़ें सामने आई जी। एक तो ये कि उन्होंने कहा कि जी हमें इन्होंने जब अपने पास रखा हुआ था तो हमारे साथ अच्छा सलूक किया, मुनासिब सलूक किया, और उन्होंने हमें ये बताया कि हम कुरान के मानने वाले लोग हैं और हम आपको कोई तकलीफ नहीं देंगे। बिल्कुल, ये वीडियो आई बिल्कुल। और इसका मुजाहिरा उस खातून ने, जब इसको रिलीज़ किया जा रहा था तो उसने उस हमास के शख्स को शलोम भी कहा, शलोम, हाँ, उसको हाथ भी मिलाया उससे रिहा होते हुए, वरना हॉस्टेज नहीं कहता इस तरीके से। उसने कहा दे ट्रीटेड अस जेंटली एंड मेट ऑल आवर नीड्स, ये उसने प्रेस को कहा। लेकिन CNN ने क्या रिपोर्ट किया ये देखते हैं ना। CNN वाले तो अपने तौर पर चलने दिखाएं भाई, वो CNN की है वो आपके पास अगर स्क्रीनशॉट, तो CNN क्या कहता है जी? हाँ, CNN कहता है कि मेरे साथ बुरा सलूक किया गया और आई वेंट थ्रू हेल। हाँ, ये है जी, ये इनकी बायसनेस है।
कि अगर कोई सही सलूक भी करेगा तो आप बुरा बोलेंगे उसे, क्यों? क्योंकि आप एक दूसरे साइड पे जाहिर है, बिल्कुल आप उस साइड को सपोर्ट नहीं, आप बेसिकली ट्रूथ को सपोर्ट नहीं करते, तो अब आपको तकलीफ हो रही है कि भाई हॉस्टेज ने सच कैसे बोल दिया, और सच तो जो है वो आपके जो नजरिया है उसके खिलाफ जा रहा है। तो फिर इसलिए भाई अपनी रिपोर्टिंग करें, अपनी तरफ से फैक्ट्स बनाएं, अपनी तरफ से फैक्ट्स छापें, लोगों को जिनका कोई हकीकत से ताल्लुक ना हो। बिल्कुल ऐसे ही। तो एक तो ये बड़ी ही ऐसी वीडियो आई कि जिससे लोगों के जहनों में, अच्छा इससे पहले भी वो बच्चों वाली बात कि भाई हमास जो है वो इजरायली बच्चों के गले काट रहा है, और ये सारी चीजें बड़ा बाकायदा प्रोपेगेंडा चला, और इसको भी बड़े सहाफियों ने, इंटरनेशनल सहाफियों ने ट्विटर पे बेनकाब किया। तो एक तो ये इस किस्म की खबरें आती रहेंगी, अपने फैक्ट्स को जरूर वेरीफाई कीजिए बजाय किसी भी चीज पर अंधा एतबार करने के। और दूसरा ये कि पाकिस्तान की भी मारूफ अदाकारा है महविश हयात, उन्होंने भी मजलूम जो फलस्तीनी हैं उनके हक में आवाज उठाई है, और वो भी पीछे नहीं रही। जंगबंदी का मुतालबा भी उन्होंने किया है। हाल ही में मैनचेस्टर में इंटरनेशनल पाकिस्तान प्रेस्टीज अवार्ड्स हुए थे, आईपा अवार्ड्स, और उसकी तकरीब में बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड वसूल करते हुए जब इन्होंने अपनी जो विक्ट्री स्पीच या जो थैंकफुल जो ग्रेटफुलनेस की स्पीच होती है वो की, आई वुड लाइक टू थैंक, तो उसमें इन्होंने इजरायली बमबारी की शदीद मजम्मत की। और महविश ने यह कहा कि इस वक्त गजा में जो कुछ हो रहा है उसे देखकर कोई भी खुशी महसूस करना मुश्किल है। मतलब जाहिर है उनके लिए वो खुशी का एक मौका था कि जिसमें उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल रहा है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मुझे इस चीज़ पर कोई खास खुशी हुई नहीं है महसूस, और खामोश रहना उतना ही खतरनाक है जितना कि बोलना। लेकिन मैं सच पर यकीन रखती हूँ, और अगर हम अपने दिल खोलकर एक दूसरे में इंसानियत को देखें तो वाकई अमन मुमकिन हो जाता है। लेकिन यही है कि इंसानियत कहाँ है? इसराइल में इसराइलियत है, इंसानियत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने अच्छा ये भी बात की, अस्पतालों पर हमलों का भी उन्होंने जिक्र किया कि अस्पतालों पर हमले किए जा रहे हैं, मासूम बच्चों का कत्लेआम हो रहा है, और माएँ अपने बच्चों को खो रही हैं। ये सब इंतहाई अफसोसनाक है, और हम गजा की जो है वो इस सारे सिलसिले में जंगबंदी का मुतालबा करते हैं। महविश हयात ने वीडियो जो है वो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की और बेसिकली ऐलान किया, वरना तो अभी वहाँ की सारी वीडियोस या हर चीज़ जो है वो पब्लिश नहीं हुई, हर चीज़ एयर नहीं हुई है। वो एयर होंगे अवार्ड्स तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअली उन्होंने क्या कहा, लेकिन उन्होंने बगैर किसी से डरे, बगैर किसी चीज़ से खौफ खाए, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर ये वीडियो उनकी किसी ने बनाई और वो उन्होंने पोस्ट कर दी। अब तो मेरा मानना यह है कि इसराइल को ही एंड होना पड़ेगा। ये सब बातें हो गई, सारी बातें हमने देख ली, सब तरीके आजमा लिए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, आतिफ असलम वो आजकल अमेरिका में है, वहाँ पर वो बड़ा अमेरिकी रियासतों में अपने मतदाताओं को महसूस कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई है, उसके दौरान कॉन्सर्ट में एक शख्स गुलकार जब ये गाना गा रहे हैं तो उन पर नोट निछावर करता है, और वो नोट जैसे ही उनके ऊपर आते हैं आतिफ असलम के ऊपर तो वो कॉन्सर्ट रोक देते हैं और उन साहब को नसीहत की कि भाई आप इस तरीके से ये पैसे लुटाए मत, फेंके मत, आप इसको डोनेट करें। बड़ा अच्छी नसीहत की उन्होंने, गुस्सा नहीं किया, डांटा नहीं, और अच्छे तरीके से नसीहत की। और डोनेट करने की जो आजकल सबसे बेहतरीन जगह है वो तो फिर हम सबको पता है कि इस वक्त फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, और उसके हवाले से डोनेशन हमने करनी चाहिए। जब फ़लस्तीन के हवाले से एक और कैरेक्टर है जिसके बारे में बड़ा जिक्र होता है, और वो है सलाहुद्दीन अय्यूबी का, कि किस तरीके से एक हज़रत उमर ने जब यरूशलेम को फतह किया, बिल्कुल हुक्मरानी अपनी कायम की, उसको अगर आप पढ़ें तो किस तरह का समा था कि जब वहाँ पर उस वक्त जो ईसाई थे उन्होंने देखा आते हुए कि भाई एक ऊँट पर 2 लोग आ रहे हैं और ये फतह करने के लिए आ रहे हैं इस इलाके को, तो उस एक ऊँट पर 2 लोग थे। एक वो था जो ऊँट की महार पकड़ के आगे चल रहा था, और एक शख्स था जो ऊँट पर बैठा हुआ था। तो उनका जो क्रिश्चियनों का जो सबसे अहम बंदा था वो बाहर गया और उन्होंने कहा कि भाई कहाँ है तुम्हारा खलीफा, कहाँ है तुम्हारा जो रूलर है, क्योंकि तुम लोग फतह करने आए हो तो रूलर कहाँ है, बताओ। हाँ। तो जो शख्स ऊँट की महार पकड़ के नीचे चल रहा था तो ऊपर वाले ने कहा कि ये है वो रूलर। तो उसने कहा क्या बात कर रहे हो, इसके तो कपड़े फटे हुए हैं, इसके तो चेहरे पर थकन के आसार हैं, और ये तो ऊँट को पकड़ के चल रहा है। बिल्कुल। तो उसने पूछा कि भाई तुम हो रूलर? तो हज़रत उमर ने जवाब दिया कि हाँ मैं ही हूँ खलीफा मुसलमानों का। तो उसने कहा कि तुम्हारे तो कपड़े इस तरह के हैं और तुम्हारी तो हालत लग नहीं रहा देखने से। तो उसने कहा कि मैं अपने लिए कुछ नहीं करता। उन्होंने हज़रत उमर ने ये बात की कि मैं अपने लिए कुछ नहीं करता, मैं जो करता हूँ मुसलमानों के लिए करता हूँ। तो उस शख्स ने फिर पूछा कि आप कैसे, ऐसा मैं समा देख रहा हूँ कि आप नीचे चलते हुए आ रहे हैं और ये बंदा बैठा हुआ है, उस बंदे को बैठाया उसने उस पर हज़रत उमर ने जवाब दिया कि हमारे पास ये एक ही सवारी है और हम बारियां लगा रहे थे, अब इसकी बारी थी बैठने की, जब ये थक जाता है तो ये बैठ जाता है, जब मैं थक जाता हूँ तो मैं बैठता हूँ और ये आगे चलता है, तो अब इसकी बारी थी और मैं ये महार पकड़ के चल रहा था। एक वो समा था, और फिर एक वो समा था कि जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने
फतह किया, उसके हवाले से पाकिस्तान और तुर्किया के फ़नकारों के इश्तराक से बनने वाली वेब सीरीज से फातिहुल कुद्स सलाहुद्दीन अय्यूबी, उसका भाई टीजर आ गया है माशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा, ये वेब सीरीज बेसिकली मुझे लगता है नहीं है, क्योंकि ये टीआरटी पर ये नशर होंगी, और टीआरटी जो 1 है उन पर ये सीरीज नशर होंगी। इस्लामी तारीख पर बिल्कुल। तो इस्लामी तारीख के जो मशहूर हुक्मरान फातेह फौजी कमांडर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं, उनकी ज़िंदगी पर मबनी ये सीरीज़ है, जिन्होंने कि बैतुल मक़दस को ज़ाहिर हम सब जानते हैं फतह किया था। और फिल्म में सलाहुद्दीन अय्यूबी का जो मरकज़ी किरदार है वो तुर्किया अदाकार जो हैं और गुनेश अदा कर रहे हैं। बिल्कुल। और इनका कुछ किरदार जो है अर्तुगरुल गाजी में भी आपको नजर आया है, और इसमें अदनान सिद्दीकी और हुमायूं सईद के भी जो जलवागर होंगे, ये तो है भाई, मतलब बड़े अदाकार है, लेवल है उनका, एक स्टैंडर्ड है, तो वो हर बड़े प्रोजेक्ट में होते हैं। बिल्कुल। और उनका ये खबरें हैं कि वो जलवागर होंगे। अब कौन सी सीरीज में, कौन से सीजन में आएंगे और कौन सा जो एपिसोड है उसमें इनकी एंट्री होगी, ये अभी हमें हतमी तौर पर नहीं पता। अच्छा, अमेरिकी डॉक्टर है डॉक्टर काशिफ अंसारी, उनका ये डॉक्टर जुनैद अली शाह, बिल्कुल दोनों की कोलैबोरेशन है। और इस वक्त डॉक्टर जुनैद अली शाह निगरान सूबाई वजीर सकाफत भी हैं सिंध के सूबाई, और इनकी ये कोलैबोरेशन है। ये सब इन सब का, अदनान सिद्दीकी का, डॉक्टर काशिफ अंसारी, जुनैद अली शाह, इन सब का मिला हुआ एक आइडिया था, और इस आइडिया देखना चाहिए जाके इंसान को कि कैसा इन्होंने ये सिटी बनाया होगा, कैसे शूट किया होगा, इंसान को जाना चाहिए। बने मत, अब आप बने मत नाज़रीन। अवैस क्या हो गया? मैं अवैस, हमें ये हमारी ये खुशनसीबी है कि हम वहाँ गए और हमने सलाहुद्दीन सिटी जो है वो देखी, जो कि एकड़ों पर मबनी है। एक बड़ा सेट जो है वो लगाया गया है, उसमें दमिश्क के कदीम शहर का पूरा मुकम्मल मंजर बनाया गया है, वहाँ पर ये शूट हो रहा है। 200 एकड़ पर मुहित मेरा ख्याल है ये सलाहुद्दीन सिटी है। और इसी साल 13 नवंबर को ये TRT 1 पर रिलीज की जाएगी, इसका प्रीमियर होगा और लोग बड़े शदीद इसके मुंतज़िर हैं। लेकिन एक ग्रैंड प्रोजेक्ट है, अल्लाह ताला इस प्रोजेक्ट को कामयाब करे। ये बड़ा जबरदस्त टाइम है इसके रिलीज का, और लोगों को पता चलेगा ना कि भाई क्या हुआ है, अय्यूबी एक ऐसा कैरेक्टर है जो बिल्कुल, और अय्यूबी एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि ज्यादातर मुस्लिम नेशंस यानी कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, इन सब का एक सेलिब्रेटेड हीरो है। जो गैर जानिबदार मुसन्निफीन हैं, वेस्टर्न मुसन्निफीन, उन्होंने भी सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में हमेशा पॉजिटिव बातें लिखी हैं। सलादीन कर दिया है उन्होंने, जैसे वो नाम बदल देते हैं हमेशा, सलादीन, हाँ, अबू अली सीना को एविसीना कर दिया उन्होंने, तो ये अरस्तु को अरिस्टोटल कर दिया। अजीब इन्होंने ये हरकतें की, सोक्रेटिस हो गए। लेकिन बहरहाल ये एक ऐसा हीरो है कि जिसको बहुत सारी मुस्लिम स्टेट्स जो हैं वो खुद भी ओन करती हैं। वो यहाँ से गुजरा, उनकी फौजें यहाँ से गुजरी, उस इलाके में उनकी हुकूमत कायम हुई, और बड़ी अदल और इंसाफ मबनी थी। जिस तरह हज़रत उमर का दौर था, और माना जाता है कि भाई अदल और इंसाफ पे मबनी दौर था, और ज़ाहिर सारे खुलफाए राशिदीन ने हमारे अदल, इंसाफ और वो सारे जो उसूल थे, रहनुमाई जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फराहम की हुई थी, उस पर चलते हुए अपनी अपनी वक्त में उस सारी चीज़ को मलूज़ खातिर रखा। अच्छा जी, इराक की तरफ चलते हैं। इराक की फौजदारी अदालत में साबिक सदर जो थे इराक के, सद्दाम हुसैन, उनकी बेटी के खिलाफ अपने वालिद की कलअदम जमात है बर्स पार्टी, उसको मुतहर्रिक करने के इल्ज़ाम पर मुकदमा हुआ, और अदालत ने फैसला बेसिकली ये लिखा कि बर्स पार्टी जो है उसको 2016 में कलअदम करार दे दिया गया था। तो बेसिकली वो जमात, इदारों, जमातों, नस्ल परस्ताना, दहशतगर्दी और तकफीरी सरगर्मियों में मुलविस के कानून के तहत उसको जो है वो किया गया था, उसको कलअदम। तो अब सद्दाम हुसैन की जो बड़ी बेटी रगाद हुसैन, उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने 2021 में अपने वालिद की जमात के नज़रियात को फैलाया, और अब उन्हें इस हवाले से 7 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है, 7 ईयर्स। तो ये सूरत हाल हुई है, एक डेवलपमेंट जो कि इराक से आई है। और जब उन्हें सज़ा सुनाई गई तो वो अदालत में मौजूद नहीं थी, लेकिन अब ये है कि अदालत ने सज़ा सुना दी है, तो अब कहीं ना कहीं से पकड़ के उनको किया जाएगा। सद्दाम हुसैन का कैरेक्टर भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, किस तरीके से वो अमेरिका की पुष्टपनाही से आया इराक पर, फिर इराक पे उसने क्या क्या किया, फिर उसके बाद किस तरीके से उसे हटाया गया जब अमेरिका के इंटरेस्ट मिट गए। बहरहाल ये ऐसा ही होता है। सज़ा वैसे देनी उस शख्स को चाहिए जिसकी वीडियो जो है वो आजकल बड़ी चल रही है। उस शख्स ने बड़ा कमाल काम किया है, मतलब उस बंदे को सज़ा ना दें जिस बंदे ने बेटी को उसकी तलाक दी, उसको सज़ा देनी चाहिए। हुआ क्या है, वीडियो वायरल है। दुल्हन, कोई लड़की, कोई बच्ची जिसकी शादी होती है वो अपने घर जाती है, जब तलाक होती है तो क्या समा होता है? अफसुर्दगी, अफसोस, दुख। और हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं वो कि बेटा तुम उसके घर से मर के ही निकलना, तुम्हारा अब डोली गई है तो जनाजा ही उठेगा, ऐसी डायलॉग बाजियां करते हैं। ठीक है, अब भारत में क्या हुआ जी, ये भारत का शहर है रांची, उसमें बेटी की तलाक की सूरत में उसे घर वापस लाया अपना बाप, और पटाखों के साथ और जश्न के साथ लेकर आया। उसने कहा ऐसी की तैसी भाई मेरी बेटी उस
मनहूस आदमी से आज़ाद हुई है, तो मैं जश्न मनाऊंगा और मैं जश्न की सूरत में जैसे बारात जाती है वैसे बारात लेकर आऊंगा मैं। वो बंदा जो है वो अपनी बेटी को इस तरीके से लेकर आया वापस कि सारी दुनिया ने देखा। ऐसी पुरवकार तकरीब उसने की, ढोल ताशे, चलो भाई फुल एक हंगामा, वायरल वीडियो बड़ी चल रही है सोशल मीडिया पर, आपने देखी होगी। तो वो उस तरीके से वो यानी कि बारात के साथ गई थी और बारात ही के साथ एक तरह से वापस आई है। उस बंदे को सजा मिलनी चाहिए जिसने उसको तलाक दी। बहरहाल वो कहते हैं कि जी बंदे ने जो मतलब सोशल मीडिया पे लिखा था कि आप बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करें, लेकिन अगर मियाँ बीवी और बेटी के ससुराल वाले कुछ गलत करें तो अपने बेटी को इज्जत और एहतराम के साथ अपने घर वापस लाएं, क्योंकि बेटियां बहुत कीमती होती हैं। बिल्कुल, वो ये तो रूल है। किसी ने एक और भी बड़ी अच्छी बात लिखी हुई थी कि अ डेड डॉटर, वो कुछ डिवोर्स डॉटर, हाँ, देन अ डेड डॉटर। बिल्कुल बिल्कुल, ये कम से कम जिंदा तो होगी ना वो बेटी आपकी। और हमारे यहाँ पर तो बजाय इसके कि वहाँ पे मारे खाए और वहाँ पर जख्मी हो और उसको कुछ हो जाए, मर जाए, बहुत सारी बच्चियां मर भी जाती हैं। चूल्हे फटने का तो एक ऐसा मामला है कि जिसकी कोई इन्वेस्टिगेशन चूल्हे में बेसिकली चूल्हे जो है ना, जो घरों में लगे हुए होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक सेटिंग होती है। वो चूल्हे बुनियादी तौर पर फटते ही तब है जब बहू जाती है, सास पे नहीं फटेगा, उसकी सेटिंग होती है ना, सास पे नहीं किया हुआ होता, उसका नॉब होता है, उसको आप बहू पे रखें वो उस पे फटेगा। तो अल्लाह अकबर, इसी तरह होता है, ऐसा ही है। तो सही, मतलब किसी को नहीं पता। और ऐसे वाकयात कुछ मैंने भी अपनी आंखों से देखे हैं कि भाई वो बहू जो है वो चूल्हा फटने से वफात पा गई, और फिर हस्बैंड ने, वो छोटे बच्चे मेरे क्या करूँ अब मैं अकेला तो संभाल नहीं सकता, काम करता हूँ, तो दूसरी बेगम भी आ गई, चंद ही दिनों में आ गई। तो ये इस किस्म की चीजें होती हैं। चलो उस पे तो खैर वजह एतराज नहीं है, दूसरी शादी करे, तीसरी करे, उसमें ये था कि रिश्तेदार कह रहे थे कि बेटी को मार कर दूसरी ला रहे हो, ये तो गलत है ना। जो एक को मार रहा है वो दूसरी को नहीं मार सकता क्या? ब्रेक ले लेते हैं जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। स्पेन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। स्पेन में हो गया है पानी का बहरान, और पानी के बहरान की सूरत हाल क्या है स्पेन में, हमारे नुमाइंदे हैं जी शाहिद अहमद शाहिद साहब, वो हमें बता रहे हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, बताइए स्पेन में पानी के बहरान की क्या सूरत हाल है? जी हाँ, दुनिया भर की तरह यूरोप भी मौसमी तब्दीलियों से बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। बारिशों की कमी के बायस कई इलाके खुश्कसाली का शिकार हैं। आबी ज़खायर जो हैं वो भी बड़ी तेज़ी के साथ कम हो रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक गुज़श्ता 25 बरसों में जो कम तरीन सतह पे आ गए हैं जो स्पेन की आबी ज़खायर हैं, जिस पे जो आबी माहिरीन हैं उन्होंने इस सूरत हाल को गैर मामूली करार दिया है। इसकी वजह सिर्फ बारिशें कम होना ही नहीं है बल्कि आबी ज़खायर का बेदरेग इस्तेमाल है। स्पेन चूँकि ज़राई मुल्क है, लिहाजा कुल आबी ज़खायर का 70% जो हिस्सा है वो ज़राअत के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बरक्स जो यूरोप है उसका 60% पानी का जो कुल पानी का जो हिस्सा है वो ज़राअत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो स्पेन में उस हवाले से पानी की मिकदार कदरे ज़्यादा है। अगर लोगों के इस्तेमाल की बात की जाए तो सिर्फ 9% पानी का जो हिस्सा है वो लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जो घरों के नल हैं उनमें पानी नहीं आ रहा और ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि आने वाले दौर में टैंकियों के ज़रिए या ट्रकों के ज़रिए लोगों को वहाँ तक जो पानी है वो पहुँचाया जाएगा। माहिरीन शदीद तशवीश में मुबतला हैं और उन्हें इस बात का ख़तरा है कि मजमूई ज़मीन का जो 2/3 रकबा है स्पेन का वो कहीं सहरा में ना बदल जाए। स्पेन जो है ये फ़िनलैंड और नॉर्वे के बरक्स यहाँ पे जो है खुशहाली वो ज़्यादा है। पिछले कुछ अरसे में एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ, एक बड़ा आबी ज़ख़ीरा था जिसके नीचे एक पूरा गांव जो था वो खुशहाली के बायस वो नमूदार हुआ, जिसे लोगों ने सियाहत के लिए भी इस्तेमाल किया, मगर ये ख़दशा भी था और ये ख़तरे की घंटी भी थी कि आबी ज़खायर किस तेज़ी के साथ कम हो रहे हैं। अगर मैं इटली का जिक्र करूँ तो इटली में जो खुशहाली है वो गुज़श्ता 70 बरसों की जो बदतरीन सतह है वहाँ पे पहुँच गई है। पुर्तगाल की अगर मैं बात करूँ तो पुर्तगाल में जो आबी बिजली घर हैं वो हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे काम करते हैं। सो जो फसलें हैं उनमें भी जो तब्दीलियाँ हैं वो आ रही हैं। अंगूर की जो फसल है वो आम तौर पे जुलाई में शुरू हो जाती है, मगर अब के बार उसे 1 माह कबल ही अंगूर उतारना शुरू कर दिए हैं। माहिरीन का ये कहना है कि उससे जो अंगूर है उसकी मिठास में तो कोई कमी वाक़ई नहीं हुई, मगर
उसकी जो मिकदार है वो यकीनन घटी है। सो लोगों को मुतनब्बे किया जा रहा है, लोगों को हिदायत जारी की जा रही हैं कि वो पानी के इस्तेमाल में एहतियात बरतें। घरों में भी जो पानी के बिल हैं, अगर मैं आपको ये बात भी बताऊं, वो बिजली और गैस के बिलों से ज़्यादा आते हैं। सो यूरोप के ये जो ममालिक है, ख़ास तौर पे पुर्तगाल, इटली और स्पेन, इन्हें आने वाले दौर में, आने वाले सालों में पानी की शदीद किल्लत का सामना भी करना पड़ सकता है। जी ठीक है जी, ठीक है जी। शाहिद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, स्पेन से हमें आगाह कर रहे थे पानी की बहरान का मसला वहाँ पर जो हुआ हुआ है आजकल, उसके हवाले से। अब पाकिस्तान में भी कुछ मसाइल हैं और उन मसाइल का हल जो है वो हर शख्स अपने अपने तौर पर निकालने की कोशिश करता है। अब एक स्टूडेंट है, तालिब इल्म है, नजीबुल्लाह साहब, जो कि है गवर्नमेंट हाई स्कूल मानसेरा के तालिब इल्म। उन्होंने अपने टीचर के साथ, अपने उस्ताद के साथ, बुरहान अली साहब के साथ मिल के एक मसले का हल निकाला है। मसला क्या था और हल अब उसका क्या निकाला है, ये हम उन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी आप लोग? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नजीमुल्लाह साहब कैसे हैं आप? ठीक है। घबरा टेंशन में तो नहीं हो? बताओ। मुस्कुराओ 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 जरा, कैमरे की तरफ देख के मुस्कुराओ। सबको, पूरी कौम को अस्सलाम वालेकुम बोलो। अस्सलाम वालेकुम। ये बात क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। तरीके। अच्छा भाई, तो नजीबुल्लाह साहब की कहानी क्या है कि नजीबुल्लाह साहब को पढ़ने में शौक नहीं था, बिल्कुल पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं था। फिर उसके बाद उनकी मुलाकात हुई बुरहान साहब से, और बुरहान साहब ने उनको टेक्निकल चीज़ों पे लगा दिया, और अब नजीबुल्लाह जो है फुल टेक्निकल आदमी बन गए। ऐसा ही है? बिल्कुल। ये क्या था, जरा हमें बताओ तो सही। ये एक लेजर सिक्योरिटी सिस्टम है। नहीं, ये नहीं, पहले अपना बताओ कि अपने बारे में। अपना क्या टेंशन क्या थी, तालीम का जाते। शौक क्यों नहीं था, फिर कैसे आए इन चीज़ों की तरफ, टेक्निकल की तरफ? मेरा जो है बिल्कुल भी शौक नहीं था स्कूल के साथ, तो मैं जब भी ये स्कूल के बारे में सोचता था मुझे टेंशन होती थी। अच्छा, हमें भी होती है, सबको होती है, ठीक है, ये नेचुरल है। अच्छा आगे बताओ। तो फिर हमारे जो उस्ताद हैं उनको मैंने कहा है मेरा जो है ना बिल्कुल दिल नहीं लगता स्कूल में, और जो प्रैक्टिकल काम है उनमें मेरा बहुत ज़्यादा जो है दिलचस्पी है। तो फिर हमारे जो उस्ताद हैं बुरहान साहब, तो उन्होंने इसमें बहुत सपोर्ट किया हमें, और हमें एक टेक्निकल वर्कशॉप दी स्कूल में, जिसमें मैं बैठकर जो है ना अलग अलग प्रोजेक्ट बनाता हूँ, और हमारे जो है ना प्रिंसिपल साहब और हमारे टीचर भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ज़बरदस्त। तो बुरहान साहब बताइए, ये क्या मामला था? टीचर तो स्कूल में कहता है पढ़ो, और डंडे मार मार के पढ़ा रहा होता है। जी हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आपने अपने प्रोग्राम में हमें इनवाइट किया। इट्स अ ग्रेट प्लेयर टू हैव यू हियर। मसला असल में ये था कि इस बच्चे का थोड़ा सा साइकेट्रिक इशू था, मतलब हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल इशू था, साइकेट्रिक नहीं कह सकते क्योंकि साइकेट्रिक मेडिकल टर्म है। साइकोलॉजिकल इशू था, इनका बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता था, स्कूल की तरफ इनका ध्यान नहीं लगता था। और ऐसे लाखों बच्चे हैं दुनिया में, बहुत सारे बच्चों को स्कूल में दिल नहीं लगता। और छुट्टियों के बाद जब हम पहले दिन स्कूल जा रहे होते थे, तो वो जो एक टेंशन रात की गुजरती थी, लगता था दिल हार्ट जो कुछ हमारे दिल में गुजरता है वो एक अल्लाह जानता था, ये बात हकीकत है। लेकिन कुछ लोग इसको कॉप कर लेते हैं, कुछ बच्चे कॉप कर लेते हैं, कुछ बच्चे कॉप नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो बच्चे जो हैं तो वो इंतहाई डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं जो उनके लिए खतरनाक होते हैं। बिल्कुल, जैसे इस बच्चे ने भी एक स्टेप इसी तरह से लिया था कि इसने अपना घर बार छोड़कर चला गया था। अच्छा, ये भी किया था तुमने? जी हाँ। तुम्हारे अम्मी अब्बू ज़्यादा डांटते होंगे असल में इसकी जो ट्रेनिंग है वो तो उसी के बाद स्टार्ट हुई। इसकी लाइफ का जो टर्न आया है वो उसी इशू के बाद आया है। तो इसके वालिद साहब ने मुझे अप्रोच किया कि बच्चे ने स्कूल छोड़ दिया था, घर भी छोड़ दिया था इसने, और जो है तो बहुत ज़्यादा हम इसकी वजह से परेशान हैं, और ये स्कूल का नाम अगर इसके सामने लिया जाए तो ये कहता है मैं फिर भाग जाऊंगा, अच्छा, फिर चले जाऊंगा, मैं घर छोड़कर परेशान हो जाता था, फैमिली को छोड़कर चले जाऊंगा। फिर आपने क्या ट्रिक्स अपनाई? फिर मैंने कहा कि मुझे अब मौका दें। इनके वालिद साहब से मैंने इजाज़त ली कि मैं एक दिन इस बच्चे के साथ गुजारना चाहता हूँ। संडे का दिन था, वो पूरे का पूरे दिन मैंने इसके साथ गुजारा। इसके वालिद साहब एक मार्बल की फैक्ट्री पर काम करते थे, और जिस संडे को मैं गया तो मैं जैसे ही इनकी फैक्ट्री पर पहुंचा तो मैंने देखा तो नजीबुल्लाह जो हैं तो एक रेडी में मार्बल के ग्रेनाइट लिए वो आगे जा काम कर रहा था मार्बल। मतलब दैट वाज द मोमेंट के वो जैसे कहते हैं ना दिल खून के आंसू रोना, वो हकीकत में मैंने उस वक्त देखा है कि एक बच्चा जो हमारे स्कूल का बच्चा था और एक इतना टैलेंटेड बच्चा जिसके दिमाग में इतना कुछ है, वो एक मार्बल की रेडी लेकर मार्बल की फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा है। 14 साल मेरे ख्याल में इसकी उम्र है। ज्यादा आसान लगती है बजाय इसके कि वो स्कूल में पढ़े। तो मैंने कहा ऐसा असल में इशू क्या है, आई वांटेड टू गो इन डेप्थ। फिर उस दिन आपने क्या डिस्कशन की? इनके साथ फिर मैंने डिस्कस किया कि यार
असल में मसला क्या है मुझे बताओ थोड़ा सा। जिस तरह से आपने स्टार्ट में हंस खेल कर इसको जरा सा ट्रैक पर लाया है, इसी तरह से गेम में हंस खेल कर इससे मैंने कुछ बातें उगलवाई हैं। सही है। ये असल में सोशल नहीं है ज्यादा, आपने खुद अंदाजा लगा लिया होगा कि ये बातें शातें नहीं करता, ये काम बनाता भी है, बहुत अच्छे बनाते हैं और वही बनाकर बिगाड़ता भी है। इसकी मैं आपको एक नेचर बताऊं कि ये क्या करता है, ऐसे प्रोजेक्ट्स, अब इसने ये प्रोजेक्ट बना लिया ना, इसका क्या नेचर, इसकी क्या है, ये क्या करेगा, अच्छा जी ये प्रोजेक्ट मैंने बना लिया, ओ ये तो मुझे आ गया, अब इसका कोई फायदा नहीं है, ठप ठप दरअसल आगे बढ़ो डस्टबिन में, तोड़ फोड़ कर डस्टबिन में। इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स उसने बनाकर। अच्छा एक काम करते हैं ये प्रोजेक्ट जो पड़ा हुआ है, इस प्रोजेक्ट से बात कर लेते हैं कि ये है क्या, फिर आपसे भी हम जानेंगे कि भाई आपने उस दिन बात क्या की थी। ये जरा नाजरीन थोड़ा सा रुकिएगा, वक्फे के बाद जरा बात करेंगे इस पर कि क्या चीज़ ऐसी थी जो कि इन्होंने बात की। अब जरा हम इस प्रोजेक्ट पर आते हैं। भैया ये बताओ ये प्रोजेक्ट क्या है, खुद एक्सप्लेन। हाँ, ये एक लेज़र सिक्योरिटी सिस्टम है। लेज़र सिक्योरिटी सिस्टम, ओके। मतलब ये कि अगर कोई इस लेज़र से टकराए या इधर से मतलब कोई गुजरे तो ये आपको अलार्म देगा, बीप देगा, कुछ भी आप लगा। अच्छा, ये किसी भी बाउंड्री के गिर्द आपने लेज़र की दीवार लेज़र तरीके से। बिल्कुल वो फिल्मों में जो आता है कि वो लेज़र होता है और उसमें से लोग जा रहे होते हैं, कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो ये ऑन है, इसको मुझे जरा एक्टिव करके बताएं भाई। इसीलिए थोड़ा सा सर लाइटनिंग को थोड़ा सा लाइट थोड़ी कम करें ताकि लेज़र थोड़ी बीम्स नजर आए हमें। ठीक है, लाइटें जरा कम करें, जितनी कम कर भाई, जितनी भी कम हो सकती है, कुछ लाइटें बुझा के देख लें। ये ऊपर वाली हमारी, ठीक है ना, तब लाइट के बगैर लेज़र नजर नहीं आएगा। एंगल लग सेट का अलग डिस्ट्रप्शन है। ये आवाज़ किस चीज़ की आ रही है हमें? ये असल में इनके हमने एंगल सेट किए थे ना, तो ये चूंकि ये अच्छा ये देखो ये ऑन हुई। हाँ बहुत ही डेलिकेट है। ठीक है। और मतलब मिनिमम 1 डिग्री का भी अगर आप इसका एंगल को चेंज करते हैं तो जाहिर सी बात है कि मिरर का रिफ्लेक्शन है तो वो नहीं आएगी। इस वक्त ये सिस्टम एक्टिव है, ठीक है। अच्छा, क्या हमें लेजर लाइट कुछ नजर आ रही है इसके ऊपर? नहीं, ये इनविजिबल है। अच्छा, इनविजिबल है, ठीक है, चलो सही है। तो जब आप इसको ब्रेक करते हैं तो ये आपको लाइट नजर। अच्छा, ब्रेक करने का मतलब क्या है कि हम कहीं से भी दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो आपको बीप सुनाई देगी। चलो मैं दाखिल होने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। अब इसके हाथ पे लाइट नजर आ गई, बिल्कुल। अच्छा, अब आपने इस और इस जगह के दरमियान ये बिल्कुल ये चारों तरफ से बनाई, चारों तरफ से बिल्कुल। ओ अच्छा, ये देखिए, अब आप जरा फुल सिक्योरिटी इस तरफ से भी देखें, 360 कहीं से भी। तो ये बीप की भी आवाज़ कम है? तो ये बीप की आवाज़ इस वजह से कम है क्योंकि इसमें LDR लगा हुआ है और ये एक लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है, क्योंकि जब इस पे रोशनी पड़ती है तो ये ऑफ रहता है, जैसे इस पे लेज़र पड़ी है तो ये ऑफ है। अच्छा, तो आप जब इसको ब्रेक करते हैं, मतलब आप इसको हाथ रखते हैं तो लेज़र जब ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाता है, तो इस वजह से ये आवाज़ करती है। अब यहाँ पर लाइट जो है बहुत ज़्यादा तेज़ है, ठीक है। इस वजह से अगर हम तो लाइट नॉर्मली अगर हम घरों के बाहर लगाएंगे तो ये रात में एक्टिव होगा? रात में, दिन में एक्टिव नहीं होगा? दिन में भी होगा लेकिन अगर लेज़र पावरफुल लगाएं। अच्छा, ओके, सही है। आपने सोल्यूशन बता दिया लोगों को, तो ये तो लोग अपने घरों में लगा सकते हैं। आपने अपने घर में लगाया इस तरह? घर में लगाया था मैंने एक बार, अभी फिर से हटाया। मैं भी लगाएंगे सही करके। आपके अब्बू को लगाना चाहिए, आप घर से बाहर निकलो लेज़र बच जाए। मैंने कहा ना, इसकी आदत ये है कि जो चीज इसको लगे कि अब मैंने बना ली है, मैं बना सकता हूँ, उसको उठा के। क्लास कौन सी है इनकी, नजीब की? 7 क्लास है। अच्छा, 7 क्लास। तो अब ये आपने कितने अरसे में बनाया? इस पे तकरीबन मेरे 4-5 दिन लगे। 4-5 दिन लगे मुसलसल। तो आसान सिस्टम है या क्या? मतलब ये तो मुझे लग रहा है कि क्या क्या लगाया है, कुछ थोड़ा सा ज़रा सा एक्सप्लेन कर दो। इसमें एक सिंपल सर्किट लगता है जिसको बस 3 या 4 कंपोनेंट से बन जाते हैं, और इसमें जो सबसे मेन चीज़ है एक LDR है। इसको जब हम लगाते हैं ना, और ये लेज़र तो सिंपल सी बात है, लेज़र को हम यहाँ से लगाते हैं और जब LDR पे पड़ती है तो बस ऑफ रहते हैं, और बीच में जब भी आप गुजरते हैं तो ये घरों में लग सकता है? घरों में लगता है। इसको ब्रीच करने का कोई तरीका है? इसको तोड़ने का सिग्नल? नहीं, कोई तरीका नहीं। इसका ये तरीका हो सकता है, ऑफ कर दे या कुछ इस तरह से। मैं आपको बताता हूँ। इसका ये तरीका हो सकता है कि देखें, हमने मिरर्स लगाए हुए हैं ना, ये बच्चे ने इधर से ये लाइट जा रही है, ठीक है, ये लेज़र लाइट है, इस तरफ LDR है। ये लेज़र लाइट इस मिरर को इस बच्चे ने ऐसे एंगल पर एडजस्ट किया हुआ कि ये मिरर
इस बीम को यहाँ तक रिफ्लेक्ट करके लेकर जा रही है, तो ये एरिया सिक्योर हो गया। फिर इस मिरर को ऐसे एंगल पर इस बच्चे ने एडजस्ट किया कि ये इस मिरर तक इसी बीम को लेकर जा रही है। बीम एक ही है, एक ही लेजर लाइट है, ठीक है, यहाँ तक लेकर जा रही है। फिर वो मिरर ऐसे एंगल पर एडजस्ट किए कि वो सीधी यहाँ पर LDR पर लेकर आ रही है बीम को। तो यहाँ पर जिस भी एरिया से आप ब्रीच करेंगे तो हर एरिया से आपको अलार्म बजेगा। और आपने कहा कि इसको मतलब ब्रीच करने का कोई तरीका, मिरर को आप हटा दें, किसी एक मिरर को आप तोड़ दें, तो किसी एक मिरर को आप तोड़ दें तो फिर घर में दाखिल हो सकते हो। उसका भी सोल्यूशन है कि हम स्टील के मिरर्स लगा दें ताकि उसको कोई तोड़ ही ना सके। इन मिरर्स को ऐसे सिक्योर कर लें, जैसे आपने देखा होगा जो माउंटेनस एरियाज हैं, जितने भी हिली एरियाज हैं, वहाँ पर जब आप लॉन्ग टर्न को लेते हैं तो एक कनकेव मिरर लगा हुआ होता है, वो स्टील का होता है, मतलब वो अनब्रेकेबल है। तो पूरा होम सिक्योरिटी सिस्टम है भाई, आपने बना दिया है, जबरदस्त। ये तो आपको मेरे ख्याल में जॉब्स की ऑफर्स आना शुरू हो जाएंगे सिक्योरिटी कंपनीज की तरफ से। और क्या, आइए कभी, कोई आइए। अभी तो फिलहाल नहीं आई, लेकिन एक ऑफर इसके लिए आई है, वो भी जर्मनी से। अच्छा। और वो एक ऐसी ऑफर है कि वो कोई पाकिस्तानी है, हमने सोशल मीडिया पर इनकी ये वीडियो लगाई थी जहाँ से आपने भी पिक किया था इनको। तो उन्होंने कांटेक्ट किया है स्कूल के साथ और वो कह रहे हैं कि मैं अपने घर में, जो पाकिस्तान में उनका घर है, मैं वहाँ पर ये सिस्टम लगाना चाहता हूँ। वाह, जबरदस्त, बेहतरीन। तो इट इज हिज फर्स्ट अचीवमेंट माशाल्लाह, और माशाल्लाह। थैंक यू। ये हुई ना बात। अब आपने इनको बताया अगला प्रोजेक्ट जब तक मैं लेकर आता हूँ आप बताइए। हाँ, इसको ऑफ कर दे, चले, क्योंकि बल्कि अगला प्रोजेक्ट हमसे क्या गपशप लगी थी फिर उस दिन आपकी? अच्छा, उस दिन हमारी ये गपशप लगी थी, मैंने कहा कि चलो ठीक है, हम स्कूल नहीं जाते, मैं आपको स्कूल नहीं लेकर जाता, आप में क्या सलाहियत है कि आप स्कूल ना जाओ और मुझे कुछ करके दिखाओ। तो इसने कहा सर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा हूँ, मैं ये बिजली के कामकाज में अच्छा हूँ, मैं घर की कोई भी चीज़ टूटी हुई हो तो मैं उसको बनाने में अच्छा हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, आप किस तरीके के साथ काम करते हो? तो फिर इसने कहा कि मैंने घर में एक छोटी सी वर्कशॉप मुझे अबू ने बना कर दी हुई है, मैं उसमें बैठकर सारे काम करता हूँ। मैंने कहा मैं विजिट करना चाहता हूँ आपके घर की वर्कशॉप। इसके वाले साहब से मैंने इजाज़त ली, मैं इसके घर गया, जब मैंने देखा तो वो फुल फ्लेज एक बड़ी जबरदस्त हर किस्म के औजार रखे हुए, ये ड्रिल और ये काविया और ये मतलब ये तो अब्बू का भी बड़ा जबरदस्त काम हुआ कि अब्बू ने देखो इतना अच्छा वर्कशॉप बना के दिया माशाल्लाह। दिया हुआ, बिल्कुल। तो मैं फिर समझ गया, मैंने कहा कि इसका जो ब्रेन है, जो इसका माइंड है, वो टेक्निकल है, हाँ, और इंतहाई ब्रिलियंट किस्म का टेक्निकल माइंड है। इसमें मैंने कहा यार उन दिनों गर्मियाँ थी, मैंने कहा यार गर्मी बहुत है, लोड शेडिंग भी बहुत है, मैंने कहा मुझे कोई ऐसी चीज बना कर दो कि बिजली चली जाए लेकिन हवा ना रोके। हाँ। इसने कुछ मुझे एक पंखा बना कर दिया। बताओ भाई नजीब साहब, ये पंखा क्या है? ये पंखा आपने कैसे बनाया था, ये आप मुझे बताओ। इनको बताइए। ये पंखा मैंने बनाया था गर्मियों में, जो कि बहुत अच्छी हवा भी देते हैं, आपको लगा के चेक भी कर लें। और इसमें हमने ये 12 वाट की बैटरी लगाई है और साथ में इसका एडाप्टर होता है चार्ज करने के लिए, और ये इसमें मोटर भी 12 वाट की लगाई है। और ये सारा हमने बक्सा बनाकर इसमें बैटरी लगाई है और ऊपर ये मोटर इसको मतलब एक शेप दी है, तो एक बटन भी लगाया है साथ में। अच्छा, ये मतलब बिजली के बगैर चलता है? हाँ बिल्कुल, बिजली के बगैर चलता है, घंटा डेढ़ चलता है। मजे से बैटरी चार्ज करने के लिए फिर आपको बिजली चाहिए? बिजली चाहिए, जब बिजली आ जाए तो आप चार्ज कर सकते हैं। हाँ, जैसे यूपीएस जाए तो बस टाइप का सिस्टम है। और चार्जिंग कितनी देर में हो जाती है? चार्जिंग तकरीबन घंटे में फुल हो जाती है, घंटे आधे घंटे। अच्छा यार, चल रहा, हमें भी हवा आ रही है थोड़ी, हम भी थोड़ी ले लें, क्या है हवा की कीमत तो नहीं। शिफा मैडम को मेरे ख्याल में थोड़ी सी ठंड लग गई है। नहीं, मेरा मसला चल रहा है, उड़ना शुरू हो गई है, हमारा तो ये मसला नहीं है। जबरदस्त पंखा, बिल्कुल, वाह वाह, बेहतरीन। तो ये भी टेक्निकली आपने बिल्कुल इसके ऊपर आपने खुद वर्किंग की। ये सारी नॉलेज आपके पास कहाँ से आई? वो आपने यूट्यूब से चीज़ें देखी, ये किताबों से सीखा? तकरीबन मैं 5 साल या 4 साल हो गए, मैं बहुत, मेरा जो है ना दिलचस्पी है इसमें बहुत ज़्यादा, तो मैं ये काम करता हूँ और मेरे अब्बू भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो इस वजह से कहाँ से चीज़ें कहाँ से देखते हो? यूट्यूब से या मतलब उससे वीडियोस भी देख लेते हैं और अपना भी जितना दिलचस्पी है मेरी उस हिसाब से मतलब मैं ये चीज़ें बनाता हूँ। ज़बरदस्त। और तीसरा फिर जो बल्ब रखा हुआ है वो क्या है? इसको बंद कर दें, बल्ब की तरफ आए भाई। अच्छा सर, जब मैं इसकी वो पॉइंट की बात आपको मैं बताऊँ, जब इसने मुझे ये प्रोजेक्ट बना कर दिया ना, और मैंने पंखे का मसला हल हो गया, बिजली का भी हल करो। बिल्कुल, मैंने जब इसकी शेप को देखा और फिर मैंने इसके माइंड को रीड किया कि यार क्या टेक्निक की हुई है इसने। आई मीन लुक एट दिस, इट्स क्वाइट एन इम्पॉसिबल फॉर जनरल पर्सन।
मतलब एक बहुत ही टेक्निकल दिमाग का बंदा होगा जिसने इस तरह की चीज़ एक बनाई है। तो एक ऐसा बच्चा जो 7th ग्रेड का है, इसका मतलब है कि उसके माइंड में कुछ है, ही हैज़ सम काइंड ऑफ टेक्निकल स्किल्स इन हिज ब्रेन। तो मैंने सोचा, मैंने कहा कि मैं जाता हूँ प्रिंसिपल साहब के पास। प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में बैठा, हमारे राशिद खान स्वाति साहब बहुत ही, वो भी बड़े कोऑपरेटिव हैं इस मामले में। उनको मैंने इसकी पूरी स्टोरी सुनाई, उनको मैंने फुल कॉन्फिडेंस में लिया। मैंने कहा मैं बच्चे को लाऊंगा, लेकिन मैं उसको फिलहाल स्टडीज़ की तरफ नहीं लेकर जा रहा, उसको मैं टेक्निकल साइड पर लेकर जाऊंगा और हमारा स्कूल उसको सपोर्ट करेगा और आप मेरा साथ देंगे इसमें। उन्होंने कहा हम ऐसे बच्चे को 100% सपोर्ट करेंगे, आप सिर्फ उसको वापस लेकर आएँ, ये आपके लिए। अब ये रेगुलर सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते क्या? नहीं पढ़ते हैं। अच्छा। अब ये रेगुलर भी पढ़ते हैं, सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं और साथ में टेक्निकल वर्क दिल का काम करना दिए जा रहा है। हाँ, इनको अब इनकी मुझे बाकायदा वर्कशॉप दी गई है। शाबाश, जबरदस्त। देखो आप उस वर्कशॉप में काम करो और फिजिक्स या केमिस्ट्री के कोई बड़े न्यूटन बन जाओ, डॉक्टर अताउर रहमान, कोई गाड़ियां वाड़ियां बनाओ, कुछ ड्रोन बनाओ। हमारे मुल्क को आप जैसे लड़कों की, लड़कियों की बहुत जरूरत है, लेकिन उसके लिए बुनियादी कुछ चीज़ें ऐसी हैं बिल्कुल जो सर कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत बेसिक लेवल ऑफ तालीम। आपने कहा ना कि शुरू में जब आपने पॉइंट उठाया कि गवर्नमेंट स्कूल से तो सबका दिल जो है, तो वो गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट स्कूलों में बच्चे नहीं जाना चाहते। और गवर्नमेंट स्कूल के टीचर से भी लोग जो हैं तो काफ़ी दिल बर्दाश्ता हैं। तो इस तरह सी बात, तो अभी मैं कह रहा हूँ आपको कि नाउ द ट्रेंड इज गोइंग टू बी चेंज इंशाल्लाह। क्योंकि बहुत सारे नए लोग जो आए हैं तो काफ़ी टैलेंटेड, काफ़ी कॉम्पिटिटिव। स्कूल का काम यही है ना कि वो बच्चे की यूनिक जो उसकी स्किल है उसको आइडेंटिफाई करे और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद बच्चे को उस रास्ते पर लेकर जाए, बजाय इसके कि हर एक को एक ही लाठी से आप हाँक रहे हो, उसको हर एक को मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, उर्दू, इंग्लिश, ज्योग्राफी सब पढ़ा रहे हो, जबकि उसका रुझान किसी और तरफ है, वो आप ना पढ़ाएं उसको, तो फायदा नहीं है ऐसे स्कूल का। अच्छा, ये बल्ब का भी बताएं जरा। अच्छा, ये बल्ब आप बताएं, अब ये क्या था? ये बल्ब जो है ना फ्यूज़ हो गया था ना। हाँ। तो मैं अक्सर चीज़ें कबाड़ से जो स्क्रिप्ट माल है वो उठाता हूँ और उसको रिपेयर करके घर में उसको कारामद बनाता हूँ और घर में इस्तेमाल जो है ना इस्तेमाल होती है। तो ये एक बल्ब है मैंने बनाया था, एक रिचार्जेबल है ना, मोबाइल वाले चार्ज से चार्ज होती है और ये रिचार्जेबल बल्ब है। रिचार्जेबल है, ये फ्यूज्ड है लेकिन रिचार्ज होता है। और अब ये मोबाइल वाले चार्ज से चार्ज होते हैं और इस तरह बटन से चलते हैं और ये भी घंटा डेढ़ चल जाते हैं। भाई वाह, दिखाएं जरा इसका चार्जिंग का सिस्टम कहाँ है भाई? इसमें इन्होंने मोबाइल की चार्जिंग का जैक लगा दिया है। मोबाइल की चार्जिंग का जैक लगा दिया, अंदर इसके एलईडी है। हाँ, अच्छा, और बड़ा जबरदस्त। ये तो बड़ी साइंस लगाई तुमने। ये अगर अंधेरे में लगाए बहुत तेज रोशनी है इसकी। अच्छा, हाँ, इधर तो ज़ाहिर है ये है, लेकिन ये कि अगर आप इस बल्ब को मोबाइल की चार्जिंग के पोर्ट के साथ कनेक्ट करके चार्ज करें इसको, और ऑलरेडी इसमें फिक्स की हुई है, सिर्फ आपने चार्जर कनेक्ट करना है। हाँ, केबल लगा के बना हुआ है, केबल लगानी है बस आपने, बाकी कुछ नहीं करना। हाँ यार, ये कैसे आइडिया आया तुम्हारे साथ? ये तो आम सी बात है, बस एक बल्ब फ्यूज है और उसमें हमने एलईडी और बैटरी लगा के चार्जिंग का सिस्टम लगाया। एक डेढ़ घंटे तक चल जाएगा ये। हाँ, कहते आम सी बात है। आम सी बात है, हम इसको टेंशन में आ गए कि ये असल में इसके लिए आम सी बात है नाज़रीन। जबरदस्त भाई, बहुत ही आला भाई, मजा आ गया। तो अब आगे इरादा क्या है आपका? करना क्या है आगे? तो मैं अपना जो है ना खुद का एक वर्कशॉप जो है ना खोलना चाहता हूँ जिसमें मेरी ज़रूरत की हर चीज़ हो और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट और इस तरह के जो चीज़ें हैं ना वो मैं बनाना चाहता हूँ। तो अगर मुझे अपनी प्राइवेट रिसोर्सेज दी जाए, मतलब जैसे मुझे स्कूल में देते हैं ना, वो मेरी ख़ुद की नहीं है, तो इस तरह मुझे मिल जाए तो शायद फिर मेरे जहन में है बहुत कुछ है, मैं वो बनाना चाहता हूँ। सही है, ज़बरदस्त। इंशाल्लाह भाई, रास्ते जो हैं वो खुलते हैं इंसान के लिए, इंसान आगे बढ़ता है, मेहनत करता है, नज़र आ गया सारी दुनिया को सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए कि आप क्या कर सकते हैं। लेकिन मेरे जहन में एक और चीज़ आई कि सर आपके पास बड़ा टाइम है, आप मतलब बहुत सारे टीचर, आपने बात की कि हम तो 40 की जमात पढ़ाते हैं और 40 की जमात पढ़ा के चले गए, हमारा क्या काम यार, वो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा उसका वालिद जाने और वो खुद जाने। आप गए, उससे मिले, दिन गुजारा, टाइम गुजारा, उसके घर में झांका कि भाई ये करता क्या है, किस चीज़ की तरफ इसका ध्यान है। आपके पास बहुत टाइम है, ये दर्द दिल आपके पास ज्यादा है। असल में बात टाइम का नहीं है, बात होता है अपने पेशे के साथ खुलूस का। एक इंसान अपने पेशे के साथ मुखलिस हो तो उसके लिए 40 बच्चे भी एक जैसे हैं, और अगर एक इंसान अपने पेशे के साथ मुखलिस नहीं है तो फिर एक बच्चा भी उसके लिए कुछ भी नहीं है।
तो अगर एक इंसान अपने पेशे के साथ हकीकतन मुखलिस है तो फिर ज़ाहिर सी बात है जितने भी स्टूडेंट्स उस स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे वो उसका स्टूडेंट है या नहीं है उस टीचर का, हर बच्चा उसके लिए अपना बच्चा है। हाँ। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हमारी बल्कि हर टीचर की, मैं आपको अगर एक सिंपल मिसाल दूँ, एट द सेम टाइम अ टीचर इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, at the same time a teacher is a trainer, at the same time a teacher is a father, at the same time a teacher is a mother. In short, we can say that a teacher is the best actor and a teacher must be a best actor. Teacher will उसको ये change your सारे life. roles play करने हैं। उसको माँ का भी रोल प्ले करना है स्कूल में, उसको बाप का भी रोल प्ले करना है स्कूल में, उसको टीचर का रोल भी प्ले करना है, उसको साइकोलॉजिस्ट का भी रोल प्ले करना है, ताकि हर बच्चे की साइकी को वो समझ सकें। उसके बाद फिर आप देखिए कि वो उन बच्चों से क्या क्या काम लेते हैं और वो किस तरह से मुल्क और भाई अभी मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कि जो कि दुनिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी ने की, उन्होंने ये बताया कि जीनियस क्या होते हैं। जीनियस की जब उन्होंने बच्चों पर मॉडलिंग की और बच्चों में फाइंड आउट किया कुछ टेस्ट करके, तो पता ये चला कि 98% बच्चे ऐसे होते हैं जो जीनियस की कैटेगरी में होते हैं। जब वो स्कूल जाते हैं तो फिर सिर्फ 5% रह जाते हैं। तो अब आप सोचें कि स्कूल करता क्या है, सिर्फ इसलिए कि वो जो एक कन्वेंशनल तरीका होता है उसका कि बस आपको सबको, जो हम कह रहे थे कि एक ही लाठी से सबको एक ही कोर्स पढ़ाना है, सबको एक ही इम्तिहान देना है और उसी इम्तिहान में सबने एक ही जैसे नंबर लेके पास करना है। बिल्कुल। और दूसरी बात मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन भी देता चलूँ कि हमारा जो स्कूल है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1, वो तकरीबन कोई 1.5 सदी पुराना स्कूल है, मतलब बहुत कदीम स्कूल है, उसकी अपनी एक रिच हिस्ट्री है। तो उसका कल्चर भी एक ऐसा कल्चर बना हुआ है कि हर टीचर हर बच्चे को अपना बच्चा जानता है और हाँ और ये पर्सनली जानता है। अच्छा, और तो अब तो मोहल्ले में स्कूल खुले हुए छोटे छोटे, बस वो तो कहते हैं भाई फीस लाओ और बच्चा बस इधर लेकर आओ। और यही बात है कि सरकारी स्कूलों के हवाले से लोगों के माइंड में जो परसेप्शन है वो है बहुत गलत, इसको बदलने की जरूरत है। ना हर टीचर एक जैसा होता है, ना हर सरकारी स्कूल एक जैसा होता है। हम खुद पढ़े हुए हैं बहुत सारे ऐसे सरकारी मराकज में। मेरा कॉलेज जो था वो गवर्नमेंट कॉलेज था और वहाँ पर टीचर, स्कूलों और कॉलेजों में वैसे फर्क भी है, सरकारी कॉलेज फिर भी बहुत बेहतर है। अभी लास्ट ईयर का जो हमारा रिजल्ट आया था तो हमारा इंटरमीडिएट का रिजल्ट 98% आया था। अच्छा जी हाँ, और जो 100% आया था इंटरमीडिएट का, और जो हमारा हाई स्कूल का रिजल्ट था 9th and 10th का वो 98% आया था। भाई नजीबुल्लाह साहब, इट्स क्वाइट अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस। जो बच्चे या जो स्टूडेंट्स इस वक्त आपको देख रहे हैं और उनका भी पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, उनको क्या तुम कहना चाहोगे? कैमरा सामने है तुम्हारे, बताओ। उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मुझसे सीख ले, ये आ जाए, मैं आपको सिखा दूंगा सारा काम। और अगर वो कहीं दूर है, बेसिकली नजीबुल्लाह कह रहा है कि मैं तो उस्तादों को मानता हूँ या नहीं मानता, मैं आपका उस्ताद बन जाऊंगा। मैं आपको, लेकिन चलो अगर वो कहीं दूर है, उनको क्या जिंदगी में तरीका करना चाहिए, जिंदगी में एटीट्यूड क्या होना चाहिए? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो मुझसे राब्ते में रहें और मैं उनको जो है ना काम सिखाऊंगा। वीडियो बना के उनको बताऊंगा, तो ताकि वो भी सीख सके। हर बच्चा सीख सकता है। तो टेंशन लेने की कोई बात है? कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं ले, स्कूल भी जाएं, ठीक है, स्कूल भी जाएं, लेकिन साथ साथ कुछ अपना करते रहिए। ये आपका वर्ल्ड कप, अपना यूट्यूब चैनल बनाएं और उस यूट्यूब चैनल पे अपने प्रोजेक्ट्स की बनाते हुए तस्वीरें वही है और आपसे बच्चे सीखेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे बुरहान अली साहब, आपका आपने वक्त निकाला, नजीबुल्लाह आपका आपने वक्त निकाला, और कोई एक उस्ताद आपको मिल जाए जो सही हो तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये मैं हतमी तौर पर गारंटी के साथ कह रही हूँ। इस एग्जाम्पल को अगर आप माइनस भी कर दें तो ये मेरी अपनी ज़िंदगी का भी तजुर्बा है। आप भी स्कूल चले जाती हैं? अगर मैं भी नहीं, मैं चली गई। अच्छा, नहीं कॉलेज का जिक्र किया ना, स्कूल शायद स्कूल मेरा सेमी गवर्नमेंट था, प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट था। लेकिन ये है कि एक आपको उस्ताद या मेंटोर ज़िंदगी में मिल जाए जो आपको करेक्ट गाइड करे और खुलूस के साथ गाइड करे, तो ये स्कूल वूल यूनिवर्सिटियाँ हार्वर्ड येल वेल कुछ नहीं। एक कोशिश ये कर ले हर इंसान कि आप किसी के मेंटोर बन जाए, किसी को सिखाने वाले बन जाएं। बहुत सारे ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे, आप सिखाने वाले बन जाएं, फिर देखें आप कैसे लोगों की ज़िंदगी तब्दील करते हैं। थैंक यू जी। नाजरीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद।
अमजद साबरी साहब को कत्ल कर दिया गया था। रमज़ानुल मुबारक का वो महीना था और अमजद साबरी साहब एक रमज़ान ट्रांसमिशन में शिरकत करने के लिए जा रहे थे कि जब उन्हें शहीद कर दिया गया था, गोलियां उन पर चलाई गई थी और वो वक्त आज भी मुझे याद है क्योंकि उस वक्त हम उनसे राब्ते में थे, हम उनसे शो के लिए, रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए मुख्तलिफ़ बातें हमारी होती थी, साथ हमने रमज़ान ट्रांसमिशन भी की, लेकिन वो लम्हा ऐसा था कि जो आज तक हम भूल नहीं सकें। और अब ख़बर ये सामने आई है कि जो मास्टर माइंड है उस हमले का, उस कत्ल का और अमजद साबरी साहब की शहादत का जो मास्टर माइंड, जो शख्स था जिसने ये पूरा मंसूबा तैयार किया और उसको एग्जीक्यूट करवाया, वो अब गिरफ्तार कर लिया गया है। 2016 में उन्हें शहीद किया गया था और आज 2023 में 7 साल के बाद उस शख्स को गिरफ्तार किया गया है। इस हवाले से हम जानते हैं फयाज़ यूनुस साहब हमारे नुमाइंदे हैं कराची में, वो हमें इससे तफसील से आगाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फयाज़ साहब। वास्ता मवेज़ भाई, बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो थोड़ा सा इस केस के हवाले से अगर आप हमें कुछ बता सकें कि सीटीडी का गालिबन ये ऑपरेशन था और सीटीडी ने इस शख्स को पकड़ा है, तो इसकी क्या डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन यूनिट की जानिब से ये छापामार कार्रवाई की गई है पटेल पाड़ा के करीब से, जहां से हाफिज कासिम रशीद उर्फ गंजा को गिरफ्तार किया है। सीटीडी हुकाम के मुताबिक मुलजिम को जब गिरफ्तार किया गया है तो इनके कब्जे से एक हैंड ग्रेनेड, एक टीटी पिस्टल और धमाकाखेज मवाद बरामद किया गया है। मुलजिम ने दौरान तहकीकात बताया है कि जब ये जेल में मौजूद था और हाल ही में रिहा होकर अदालत के हुक्म पर ये जैसी बाहर आया तो एक मरतबा फिर ये कलदम तंजीम के नेटवर्क को कराची में फ़ाल करना चाह रहा था। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश सीटीडी के एहलकारों और अफसरान को बताया कि इसने इसाक बोबी और आसिम कैपरी को अहकामात दिए थे, जिसके बाद मुलजिमान ने 7 साल कबल लियाकताबाद के इलाके में गाड़ी पर फायरिंग करके अमजद साबरी को कत्ल किया था। मुलजिम के बारे में सीटीडी अफसरान ये भी बताते हैं कि इसने 2 आर्मी के एहलकारों को सदर पार्किंग प्लाजा के करीब कत्ल कराने के अहकामात दिए थे, जबकि इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इसके अहकामात पर 4 रेंजर्स के जवानों को शहीद किया गया था। सीटीडी हुकाम के मुताबिक मुलजिम जो है MQM के एक MP के कत्ल में भी मुलविस है, जबकि 4 अफराद को इसने फिरका वारियत पर कत्ल कराया। मुलजिम के बारे में बताया जाता है कि इसके 7 साथी मजीद हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी जा रही हैं। जबकि अगर मैं बात करूँ अमजद साबरी कत्ल केस में पहले 2 मुलजिमान को आसिम कैपरी और इसाक बोबी को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिन दोनों मुलजिमान को सजाए मौत अदालत ने दी है, उस पर अमल दरामद होना बाकी है। अब ये तीसरा मुलजिम हाफिज कासिम रशीद उर्फ गंजा गिरफ्तार हुआ है। अब पुलिस हुकाम और सीटीडी हुकाम के मुताबिक मुलजिम को अब अदालत में पेश किया जाएगा। अब एक मरतबा फिर दोबारा से इसकी गिरफ्तारी के बाद जो है केस चलेगा, लेकिन जिन 2 मुलजिमान को सजाए मौत हो चुकी है। ये बताएं, 2 चीजें पूछना चाह रहा हूँ आपसे मैं। एक तो ये बताएं कि ये बॉबी और कैपरी को ये कब गिरफ्तार किया गया था? देखिए, इसाक बोबी और आसिम कैपरी को 6 साल कबल सीटीडी की एक टीम है राजा उमर खिताब, उन्होंने छापामार कार्रवाई के बाद गिरफ्तार किया था, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सेंट्रल पुलिस ऑफिस में उस वक्त के IG AD ख्वाजा साहब और वजीर आला जो उस वक्त थे मुराद अली शाह साहब, इन्होंने की थी। और मुल्ज़िमान के कब्जे से बरामद होने वाला असला, धमाका, इनको सज़ा कुछ अर्सा कबल जब ट्रायल कोर्ट हुआ उसके बाद तमाम चीज़ें साबित हुई। मुल्जिमान से मिलने वाले असले को फॉरेंसिक के लिए भेजा गया। फॉरेंसिक से मिलने वाला असला और जय बकुआ से मिलने वाले खौल मैच किए अदालत में गवाहान को पेश किया गया। सीटीडी के एहलकार ने तमाम तर जो कानूनी नुक्ता नज़र हैं वो मुकम्मल किया और अदालत ने आसिम कैपरी और इसाक बोबी दोनों को जो है सज़ाए मौत सुना दी। जबकि अब इस केस में ये तीसरा मास्टर माइंड गिरफ्तार हुआ है, जिसके बाद और अब इसका आप मुझे बताएं करने के बाद कि जो अब जो मुल्जिम जो गिरफ्तार हुआ है ये किस कलदम तंजीम से ताल्लुक रखता है जिसको ये दोबारा से एक्टिव करने की कोशिश कर रहा था? देखिए जो सीटीडी हुकाम है वो कहते हैं कि मुल्जिम का ताल्लुक कलदम लश्कर झंगवी से है और ये यहाँ पर इनका दोबारा से नेटवर्क फाल करना चाहता था।
CTD हुकाम के मुताबिक मज़ीद इससे तहकीकात की जा रही हैं। तहकीकात के लिए एक टीम भी तश्कील दी जा रही है, क्योंकि इसने दौरान तफ्तीश अपने 7 साथियों का नाम बताया है। इन तमाम तर अफराद का डेटा मुरतब किया जाएगा। मुलजिम से मिलने वाले जो 30 बोर पिस्तौल और 6 गोलियाँ जो मिली हैं उसको भी फॉरेंसिक के लिए भेजा जाएगा। हैंड ग्रेनेड का एक अलग से दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और जो आसिम कैफरी और जो इसाक है, इनका जो मुकदमा है उसमें अब इसकी गिरफ्तारी डलना जो है अब बाकी है। जी सही है। और एक और चीज़ भी बताइए कि इसको जेल कब हुई थी? आपने कहा कि ये जेल में था और ये अभी रिहा हुआ है, तो ये जेल कब हुई थी और ये निकला कब है बाहर? अगर उसकी डेट आप बता सकें या साल। देखिए, CTD हुकाम कहते हैं कि कुछ अर्सा कबल ये गिरफ़्तार होकर कलदम तंजीम के ये अहम कारिंदे थे, गिरफ़्तार होकर जेल में मौजूद थे और जेल से ये रहकर तमाम तर जो नेटवर्क है वो चलाते रहे हैं। ये इतने बाअसर थे कि जेल से ये तमाम तर अहकामात दे रहे थे और जब इसाक बोबी और आसिम कैफरी को भी इन्होंने अहकामात दिए तो ये जेल में ही मौजूद थे। इसके अलावा जब 4 रेंजर्स के जवानों को मुख्तलिफ मकामात पर शहीद किया गया उस वक्त भी ये जेल में थे। जब MPA MQM के एक उनको टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया उस वक्त भी ये जेल में थे। तो अब ये दोबारा बाहर आए और एक दफ़ा फिर ये कराची में कलदम तंजीम के नेटवर्क फिर ये जमानत पर बाहर थे। इसी दौरान इनको CTD इन्वेस्टिगेट देखिए, पुलिस हुकाम इस वक्त तक अब तक ये नहीं बता सके कि ये जमानत पर बाहर आए या जो इन पर केस दर्ज थे उस पर ये बाहर आए, केस ख़त्म होने के बाद, बरी होने के बाद। ये पुलिस हुकाम कह रहे हैं कि इन तमाम तर चीज़ों का हम डेटा मुरतब कर रहे हैं ताकि इनके जो मज़ीद जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसके आने के बाद अब ऐसा केस तैयार करें कि ताकि इनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवा सकें। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। फयाज यूनुस साहब हमारे अंदर मौजूद थे जी। क्या ज़बरदस्त स्टोरी है ये, क्या कमाल स्टोरी है भाई। जो इस निज़ाम कानून और निज़ाम पुलिस और निज़ाम अदल के हवाले से जो सवाल आप सबके जहन में मौजूद होंगे उन सब का जवाब आपको मिल गया कि एक कत्ल होता है और उस कत्ल के हवाले से 2 बंदे गिरफ्तार होते हैं, ये बॉबी और ये कैपरी। ये दोनों गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार होने के बाद सारी चीज़ें साबित हुई। साबित होने के बाद सुना दिया गया उनको सजाए मौत। उसके बाद वो अभी तक पाले जा रहे हैं। हम ना उन्हें पाल रहे हैं कि चलो इनको पाल पोस के बड़ा करते हैं ताकि ये हमारे ऊपर जो है वो बैठे रहें और फिर उसके बाद शायद कभी रिहा हो जाएंगे ये लोग। बहरहाल और कभी अपील कर देंगे, बाद हो सकता है अपील की हो कोई। फिर उसके बाद उनका सरगना पकड़ा जाता है। ये जब सरगना पकड़ा जाता है तो वो जेल के अंदर से के नेटवर्क पूरा नेटवर्क चला रहा है। जाहिर है उसको सारी पेमेंट है सारा और नेटवर्क चलाना ऐसे थोड़ी है कि ख्वाब में वो सोचता है। उसके पास मोबाइल भी होगा, उसने अपने पास सिमें भी रखी होंगी, उसने अपने पास वो कम्युनिकेशन कलदम तंजीम का वो कारिंदा उसको तो आप ऐसे रखते हैं कि आप उसके ऊपर एक कोई नजर रखते हैं उस पर कि वो बहरहाल वो चला रहा है। फिर उसके बाद वो रिहा भी हो जाता है, जेल से बाहर निकलता है। अब ये पुलिस को पता नहीं है कि भाई वो जमानत पे निकला या केस के मामला खत्म हो गए, क्योंकि ज़ाहिर बहुत बड़ी इसके ऊपर तहकीक चाहिए होगी, क्योंकि उसको पता होगा कि ये कैसे निकला। बहरहाल वो निकलने के बाद वो दोबारा अपने उन कामों पर जाता है, फिर पकड़ा जाता है। ये पॉजिटिव बात है, माशाल्लाह, गुड, अप्रिशिएट किया जाना चाहिए पुलिस को। लेकिन अब जब पकड़ा गया है तो भाई इनको पकड़ो, इनको सज़ा दो, इनको इनके अंजाम तक पहुँचाओ। जब तक ये अंजाम तक नहीं पहुँचेंगे इसी तरह मामला चलता रहेगा। ये है हमारे पूरे निज़ाम अदल की समरी। इस पूरे केस को अगर आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये है हमारा निज़ाम। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सवेरे पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। फिल्मों की बात करेंगे और फिल्में भी वो जो कि फ़लस्तीन और इसराइल वाले इशू पर बनी हुई और फ़लस्तीन का जो सही मौक़िफ़ है उसको उन फिल्मों ने सही तरीके से प्रेजेंट किया। इन पर हमने बात करनी है कि वो कौन सी फिल्में जो कि आप देखें और आपको पता चलेगा कि जी फ़लस्तीन जो है वो उसके साथ हो क्या रहा है। एक फ़िल्म, सबसे इम्पॉर्टेंट फ़िल्म जो कि स्टीवन स्पीलबर्ग की है, शिंडलर्स लिस्ट। वो तो हर आदमी को देख लेनी चाहिए, क्योंकि उसने ये बताया कि इसराइलियों के साथ क्या हुआ और इसराइलियों को इस कदर मसलूम बनाकर पेश किया, इस कदर मतलब फिल्म मेकिंग में वो क्लास है भाई, कमाल फिल्म है। नेटफ्लिक्स पे भी मौजूद है शिंडलर्स लिस्ट। और आप कहते हैं हो बेचारे ये तो मजलूम तरीन लोग हैं, लेकिन
जो हकीकत है वो जाहिर है इसके बरक्स है कि उन्होंने क्या क्या किया फ़लस्तीनियों के साथ और किस तरीके से अब भी वो जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं। हारून शोएब साहब हमारे साथ मौजूद है, फिल्म एनालिस्ट है हमारे, वो हमें बताएंगे वो कौन सी फिल्म है जो हमें फ़लस्तीन को जानने के लिए, समझने के लिए देखनी ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक। जनाब अली, शुरू करते हैं जी फिल्मों से शुरू करने से पहले जो आप बात कर रहे थे वैस के ये जो एक फिल्म का मीडियम यूज़ करके जिस तरह एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, उसको थोड़ा सा हमें सबको देखने की ज़रूरत है कि देखिए किस तरह वेस्ट ने जो है वो एक सर्टन नैरेटिव को जो है वो इतना मजबूत बना दिया कि अब दुनिया जो है वो उसको एज अ यूनिवर्सल ट्रूथ एक्सेप्ट करती है, ट्रूथ समझते हैं। लेकिन कहीं हमने शायद अपना केस, and by hum I mean nations which have not been in that powerful position, उन्होंने शायद अपना केस उस तरह प्रेजेंट नहीं किया और स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज़ ने उस तरह वो, हालांकि आप ये देखिए कि इजिप्ट में, जॉर्डन में और दूसरी अरब कंट्रीज़ में भी सिनेमा की तारीख बड़ी स्ट्रॉन्ग है, सिनेमा है वहाँ पे, ईरान में बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्योंकि ईरान का सिनेमा उस तरह एक्सपोज नहीं होता, फिल्म सर्कल्स के अलावा कहीं भी नहीं देखा जाता, तो वो जो अरब कंट्रीज़ हैं उनको ये लीड लेनी पड़ेगी और लेनी चाहिए थी कि वो इस काउंटर नैरेटिव को भी प्रेजेंट करते हैं मैदान में। बिल्कुल बिल्कुल अभी सलाउद्दीन अय्यूबी वाली सीरीज बन रही है, जी, क्या करते बिल्कुल हैं? बन रही है जी। अच्छा, मैं जो फिल्म पहली मुझे क्योंकि मुख्तलिफ अदवार रहे हैं फ़लस्तीनियन फिल्म मेकर्स के, वॉर से पहले, फिर वॉर के बीच में जहाँ जहाँ गैप मिलता रहा वहाँ वो लोग फिर दोबारा काम करने की कोशिश करते रहे। तो 1996 में एक फिल्म आई थी, क्रॉनिकल्स ऑफ अ डिसअपीयरेंस। ओके। एलिया सुलेमान एक फिल्म मेकर हैं पैलेस्टाइन के, जो कि यूएस में रहे और फिर वहाँ से पैलेस्टाइन वापस आए और उन्होंने फिर फिल्म मेकिंग, जब मॉडर्न अगर हम हिस्ट्री देखते हैं पैलेस्टीनियन फिल्म मेकिंग की, तो उन्होंने वहाँ से शुरू की। और ये क्रॉनिकल्स ऑफ अ डिसअपीयरेंस इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल और बहुत पावरफुल फिल्म है क्योंकि उसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं था, कोई एक्टर्स नहीं थे, उन्होंने अपनी ही फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को लेकर वो फिल्म बनाई थी। और आप डॉक्यूमेंट्री है ये? नहीं, इट्स अ सीरीज ऑफ स्केचेस। अच्छा। It doesn't have a coherent narrative. सही, छोटी-छोटी कहानियां हैं, छोटी-छोटी सी कहानियां हैं, एवरीडे के वो छोटे-छोटे से सीक्वेंसेस हैं, उनको जोड़ के उन्होंने एक डिफरेंट जॉनरा में एक फिल्म बनाई। और वो इसीलिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको ये बताती है कि जब एक माशरा बिल्कुल जिसको इतनी बड़ी फोर्सेस तबाह करने के लिए तैयार हों, जहाँ पे कोई गुंजाइश ना हो कि आप किसी भी किस्म का क्रिएटिव परस्यूट कर सकें, ज़िंदगी के आप क्राइसिस में इस वक्त मुब्तला हैं, तो फिर वहाँ पर आर्टिस्ट किस तरह चीज़ों को बताने की कोशिश करता है। सो इट्स अ क्राई फॉर हेल्प, आई वुड से इट्स अ ब्यूटिफुल फिल्म। अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, मैंने वो उसके कुछ पीसेस देखे हैं, लेकिन वो एक बहुत खूबसूरत फिल्म थी और बहुत ज़रूरी है कि उसकी बात की जाए। दूसरी फिल्म जिसको मैं अगेन दोबारा, एलिया सलमान की फिल्म है 2002 की, विच इज़ कॉल्ड डिवाइन इंटरवेंशन। अच्छा, ये बहुत खूबसूरत फिल्म है, ये अवेलेबल भी है ऑनलाइन, थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है लेकिन मिल जाती है। डिवाइन इंटरवेंशन इसलिए बहुत अहम फिल्म है कि इसमें जिस तरह आपने कहा ना कि छोटे छोटे वाक़यात, इट्स अ कोहेरेंट नैरेटिव, उनसे बताया गया है कि क्या सिचुएशन रही उस वक्त। इसमें एक बड़ा खूबसूरत छोटा सा पीस मैंने जो देखा और मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि एक टूरिस्ट आया है तल अवीव में। अच्छा। और वो जो है वो रास्ता कुछ पूछ रहा है और जो इस्राएली सोल्जर है उसको उस जगह का रास्ता नहीं मालूम, तो वो अपनी प्रिजन वैन में से एक पैलेस्टीनियन को निकालता है जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और उससे कहता है कि बताओ इस गली तक किस तरह जाएंगे। वो उसको 3 रास्ते बता देता है उसी जगह पे जाने के, आंखों पे पट्टी बंधे, क्योंकि वो जमीन उसकी जमीन है। भाई वाह वाह वाह। वो जानता है कि इसकी गली मोहल्ले कूचे वो सब जानता है और वो इसराइली नहीं जानता, लेकिन इसराइली इस वक्त जो है वो पावर में है और वो काबिल है और वो टूरिस्ट जो है वो देख रहा है कि ये देखिए ये क्या हो रहा है, लेकिन दुनिया देख रही है और खामोश है, दुनिया अंधी है, खामोश है। बिल्कुल जी। तो पैराडाइज नाउ बड़ी मशहूर फिल्म, 2006 की फिल्म है और ये बताती है कि किस तरह पैलेस्टीनियन यूथ जो है वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड है कि वो अपनी जान की परवाह किए बगैर, 2 दोस्त हैं सईद और खालिद, जो कि सुसाइड बॉम्बर्स बनकर जाते हैं, लेकिन फिर वो जब देखते हैं वो जिस बस को अटैक करने जा रहे हैं उस बस में एक माँ और एक बच्ची को वो देख लेते हैं और फिर वहाँ से वो
टर्न अराउंड हो जाते हैं, वो हट जाते हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि शायद ये दुरुस्त नहीं होगा इंसानियत के लिहाज से। लेकिन आप ये देखें कि ये भी कितनी खूबसूरत फिल्म है। इट्स अ वाइडली एक्लेम्ड फिल्म, जिस तरह आप कह रहे हैं कि इट्स अ वेरी वेल नोन पैलेस्टीनियन फिल्म। और पहली दफ़ा ये जो एक इशू है कि किस तरह हालात जो है इंसान को इस मुकाम तक ले जाते हैं, और फिर भी इंसानियत को अगर इंसान पकड़े रहे तो ये बहुत बड़ी बात है। जबकि आज बच्चे मर रहे हैं, उनकी रोज बच्चे मर रहे हैं और खून के आंसू हो रहा है वीडियोस देख के, लेकिन जो मार रहे हैं उनको बर्बरियत का जो मुजाहरा कर रहे हैं उनके कानों पर जूं तक नहीं रहेंगे। बिल्कुल इसी तरह ही। अच्छा, ये इस पे क्योंकि ये ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड भी थी फिल्म बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म में, तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो ऑस्कर्स का रवैया रहा है पैलेस्टीनियन फिल्मों के साथ। तो उसमें यह है कि जी वो कभी उसको पैलेस्टीनियन टेरिटरी की फिल्म कहते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि गवर्नमेंट जमा कराए, तो वो जाहिर है पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट बहुत अरसे तक तो रिकग्नाइज ही नहीं हो रही थी, तो वो पैलेस्टीनियन फिल्मों की एंट्री लेते नहीं थे। लेकिन वो फिल्में अपने कंटेंट में इतनी स्ट्रांग थी कि वो उनको बिल्कुल इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो वो कभी उसको पैलेस्टीनियन टेरिटरी कहते थे, वो कभी उसको पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की सबमिशन कहते थे। अब फिर बीच में एक दफ़ा उन्होंने पैलेस्टीनियन फिल्म के तौर पर भी उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश की, लेकिन ऑस्कर में भी लॉबीज का आपको पता ही है, पूरी दुनिया का नैरेटिव जो कंट्रोल करता है वो भी आपको पता है। तो वो फिर वो अभी तक एक स्ट्रगल है पैलेस्टीनियन फिल्म मेकर्स के लिए। अच्छा, एक और फिल्म जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा 2013 की फिल्म है उमर। अच्छा। ये अवेलेबल भी है, नेटफ्लिक्स पे भी है। ये भी एक देखने से ताल्लुक़ रखती है फिल्म। ये एक लड़के की कहानी है जो क्योंकि आपको पता है पैलेस्टाइन में इजराइल तो हम कहेंगे नहीं, तो वो उसमें मुख्तलिफ दीवारें उन्होंने बना दी हैं, कहीं बाब वाइज लगी हैं जहाँ से क्रॉस करना पैलेस्टीनियंस के लिए बहुत मुश्किल है। तो उसका जो लव इंटरेस्ट है, क्योंकि मोहब्बत तो जो है वो हर जगह होती है, जंग के माहौल में भी हो सकती है, तो वो जो लव इंटरेस्ट है वो रहती है दूसरी साइड पे। तो वो उसको क्रॉस करने की कोशिश करता है, उससे मिलने के लिए जाता है, उनकी मुलाकातें रहती हैं, लेकिन एक दफ़ा वो पकड़ा जाता है और उसको जाहिर है वो जो इजरायली फ़ौज के अहलकार होते हैं वो बहुत जलील करते हैं, तो उसके ऊपर वो जो है ना वो उसका दिल बदल जाता है। और फिर ये आप देखिए कि जब जुल्म होता है तो किस तरह फिर इंसान जो है वो एक साइकिल में फंस जाता है, फिर वो उसमें फंसा रहता है और वो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल एक डिफरेंट डगर पे चली जाती है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म उमर, इट्स अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। तो जिनके पास भी अभी ये भी बड़े मजे की बात है कि अब आप अचानक से देखिए कि नेटफ्लिक्स पे पैलेस्टीनियन फिल्में काफी सारी जो है वो निकल रही हैं। हमने इसीलिए सेगमेंट किया कि आप बिल्कुल। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ अरसे में जितना अगर उनको पता चल गया कि भाई ये तो पैलेस्टीनियन फिल्में बहुत सर्च हो रही हैं, देखी जा रही हैं, तो वो उसको भी कर सकते हैं और दूसरा नैरेटिव भी ला सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो कंट्रोल किस तरह होते हैं और वो किस तरह अपनी मर्जी का कंटेंट पुश करते हैं, तो वो बिल्कुल होगा। अच्छा, एक फिल्म जो अभी रिसेंटली 2017 की फिल्म है सर्वाइविंग शजिया। गाजा सर्वाइविंग शजिया। शजिया एक नेबरहुड है जहाँ पे एक लड़की है बसान दाहिर उसका नाम है, और वो बिल्कुल छोटी सी बच्ची है, और वो उस पूरे नेबरहुड को बॉम्ब कर दिया जाता है इजरायली फोर्सेस की तरफ से, और ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, दस्तावेजी फिल्म है। सो ये एक एक्चुअल केस के ऊपर है। 2 एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं पैलेस्टीनियंस जो जाते हैं उस रबल में से उस बच्ची को निकालते हैं। बच्ची शदीद ज़ख्मी है, उसकी 6 फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो मर चुके हैं, और वो बच्ची जो है वो रिहेबिलिटेशन सेंटर में लेकर जाई जाती है, जो भी हॉस्पिटल की मेकशिफ्ट सी अरेंजमेंट है वहाँ पे, और उसको तिब्बी इमदाद दी जाती है, वो बच्ची बच जाती है। ये कहानी उसके बारे में है और ये एक्चुअल स्टोरी है। मतलब इट्स अ डॉक्यूमेंटेड स्टोरी एज इट्स हैपनिंग, उसको फिल्म मेकर ने डॉक्यूमेंट किया है। और फिर वो उस बच्ची को जो है वो उसकी रिहेबिलिटेशन दिखाते हैं, और वो जो 2 एम्बुलेंस ड्राइवर्स थे जिनका काम उस बच्ची को सिर्फ वहाँ से निकाल के अस्पताल तक पहुँचाना था, वो रोज़ उस बच्ची को विजिट करते हैं, उसके लिए चॉकलेट्स लेकर जाते हैं, और वो ये देखते हैं कि ये उनके लिए वो एक होप का इस्तारा बन जाती है। इट्स अ ब्यूटिफुल फिल्म। इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब, और ये लिमिटेड टाइम के लिए यूट्यूब पे अल जजीरा ने फ्री रखी हुई है। सो जो लोग देखना चाहते हैं वो प्लीज़ ये जाकर देखें। आई थिंक इट्स अ 10 डे फ्री प्रीमियर, तो वो अगर देखना चाहते हैं तो वो ज़रूर ये देखें। सर्वाइविंग शजाया। ठीक है। अच्छा जी, फिर एक और विटनेस सीरीज की फिल्म है बिटवीन फायर एंड सी। विटनेस भी तो जी बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री। इट्स ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट्री। ये एक जी अहमद अबू अतरमा
एक यूथ है पैलेस्टीनियन, 2018 में उसने एक ये कोशिश की थी थ्रू फेसबुक कि उसने कहा जी हम एक पीसफुल मार्च करेंगे और हम चले जाएंगे, ये जो बीच में दीवारें बना दी गई हैं हम देखेंगे कि हम पीसफुली जाते हैं तो ये दीवारें हमें कैसे रोकती हैं, क्या करेंगे, क्या होता है, बिल्कुल। और फिर उसके साथ क्या होता है। तो वो जो नॉन वायलेंस की अप्रोच है वो भी पैलेस्टीनियंस ने बहुत इस्तेमाल करके देखी है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो खुद डिसइल्यूजन हो जाता है और आखिर में एक्चुअली इस फिल्म का टेक अवे यही है कि वो यूथ जो कि ये समझती है कि शायद मैं नॉन वायलेंस के थ्रू या पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू ये मसला हल कर पाऊंगा, वो भी नाकाम हो जाती है और डिसइल्यूजन होकर बैठ जाती है। तो ये एक और बहुत अहम फिल्म है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, 2020 की फिल्म जो मेरी फिल्म, मेरे दोस्त हैं उनकी फिल्म है जी अमीन की, बिल्कुल अमीन की फिल्म है। अमीन ने वो फिल्म बनाई, अमीन इज़ अ पैलेस्टीनियन फिल्म मेकर और वो पैलेस्टीनियन हैं लेकिन उन्होंने ये फिल्म अपनी एकेडमी अवार्ड्स के लिए भेजी जॉर्डन की तरफ से। जॉर्डन की ऑफिशियल एंट्री थी। इसका नाम है 200 मीटर्स। ये भी अवेलेबल है ऑन नेटफ्लिक्स। अच्छा। सो 200 मीटर्स एक कहानी है एक ऐसे बाप की जो किसी काम से दूसरी तरफ जाता है और रातों रात जो है वो दीवार खड़ी कर दी जाती है और वो वापस अपने बच्चों तक नहीं आ पाता। और 200 मीटर का फासला है और वो ये देख रहा है कि दूसरी तरफ उसकी फैमिली है और वो इस तरफ है और अब पता नहीं वो कब अपनी फैमिली से मिल पाएगा। अब उसमें एक सीन मैं थोड़ा सा बताऊं आपको, आई डोंट वांट टू गिव स्पॉयलर्स, लोग देखें कि वो टॉर्च लेकर ना उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो टॉर्च से लाइट बंद करता है, खोलता है और वो अपने बेटे से बात करने की कोशिश कर रहा है। उसको पता चलता है कि उसके बेटे को कोई एक्सीडेंट हुआ है और वो वहाँ नहीं पहुँच पा रहा। इट्स अ ब्यूटिफुल फिल्म और ये बड़े हसास दिल से अमीन ने बनाई और मैं जब भी उससे बात करता हूँ, अभी भी मेरा उससे रब्ता हुआ कुछ अर्से पहले, अब उसकी जो डीपी है वो बिल्कुल ब्लैक है और वो किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। होप ही इज वेल। तो लेकिन ये है कि ये फिल्म जो है वो ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए जॉर्डन की तरफ से गई, ऑस्कर ने एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन ये बहुत खूबसूरत फिल्म नेटफ्लिक्स पे मौजूद है। आई वुड अर्ज एवरीवन कि थोड़ा सा वक्त निकालें और ये फिल्म देखें। फाइनली हम ज़रका की तरफ भी चले जाएं। अरे हाँ, ज़रका बिल्कुल ज़रूरी है जी। रियाज शाहिद साहब की बड़ी क्लासिक कल्ट क्लासिक फिल्म है ज़रका। एक ऐसी फिल्म थी 1969 की जो कि पाकिस्तान में बनी पैलेस्टीनियन इशू के ऊपर और इसमें इजाज़ साहब थे, इसमें नीलो थी, इसमें तालिश थे, इसमें नासरा साहिबा थी। तो और हबीब जालिब का वो गाना तो आप लोगों के जहन में होगा ही, रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है। मेहदी हसन साहब और नसीम बेगम, पॉलिटिकल कनोटेशंस बिल्कुल वो उस वक्त भी थी जी, हमारे लिए भी थी, उनके लिए तो है ही, कितने सालों से चल रही है। लेकिन ये बहुत खूबसूरत फिल्म रियाज शाहिद की और BBC ने इसको जो है पाकिस्तान की टॉप 10 फिल्म्स के पोल में शामिल किया था। स्टोरी क्या है, थोड़ी सी अगर बता सकें। इसकी स्टोरी है जी, ये एक खातून है ज़रका के नाम से जो कि रेजिस्टेंस फाइटर है पैलेस्टीनियन कॉज के लिए। और कॉलोनाइजेशन जो उस वक्त ज़ाहिर है 1969 की बात हो रही है, जिस तरह की कॉलोनाइजेशन इजराइल कर रहा था, जिस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने सारी ज़मीन ग्रैब की है पूरी पैलेस्टाइन की, तो ये उसको हाईलाइट करती है फिल्म। और ये एक बहुत खूबसूरत फिल्म, बहुत हसास फिल्म, लेकिन यह है कि कहाँ देखी जा सकती है? यूट्यूब वगैरह? ये यूट्यूब पे अवेलेबल है। यूट्यूब पे आप ज़ाहिर है कि बेहतर तरीका यही है कि यूट्यूब पे देख ली जाए। लेकिन इस फिल्म का ये गाना जो अगर हम देख लें तो ये भी गाना इन इटसेल्फ बहुत ज़्यादा जो है सिंबॉलिक इसकी एक वैल्यू थी। ज़रका देखें, ये अवेलेबल है जी? बिल्कुल ज़रका अवेलेबल है और वो देखी जा सकती है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हारून साहब, बहुत शुक्रिया दिया आपने। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में खुशामदीद। बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर की। ये अक्टूबर का महीना है और इस महीने में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की कैंपेन्स चलती हैं। पूरा साल ही ये मामला होना चाहिए क्योंकि ये मर्ज़ इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, ख़वातीन के अलावा मर्दों में भी ये मर्ज़ प्रेवलेंट है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी मदीना हॉस्पिटल की डॉक्टर सायरा सलीम। और डॉक्टर सायरा सलीम जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से स्पेशलिस्ट हैं। इनके पास 4 बैनुल-अक़वामी क्वालिफ़िकेशंस, 5 पाकिस्तानी क्वालिफ़िकेशंस हैं और पाकिस्तान की यूँ कहिए कि सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट हम कहेंगे डॉक्टर सायरा सलीम को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम।
बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। थोड़ा सा अगर हमें इस मर्ज़ की जो प्रेवलेंसी है पूरे पाकिस्तान में या दुनिया में, इसके हवाले से अगर हम थोड़ा सा बता सकें आप हमें, हमारे नाजरीन को। जी, पाकिस्तान में एक्चुअली एशिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस पाकिस्तान में है इस वक्त ब्रेस्ट कैंसर की। और प्रीवियस स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हर साल 90,000 फीमेल्स इससे मुतासर होती थी और उनमें से 40,000 पेशेंट्स दे डाई ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि टाइमली पेशेंट दिखाने नहीं आते और एडवांस स्टेज पे आते थे। तो इसलिए एज़ कम्पेयर टू वेस्ट, जहाँ पे 80 to 90% सर्वाइवल रेट है, हमारे यहाँ 40 to 50% पेशेंट्स दे डाई ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। सही है। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में ये मर्ज़ किस एज ग्रुप की ख़वातीन में हमें ज़्यादा नज़र आता है? जी, पाकिस्तान में भी जैसे पूरी दुनिया में 50 to 60 ईयर्स एज की जो पेशेंट हैं वो सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर से मुतासर होती हैं। लेकिन थोड़ी सी चेंज हम पाकिस्तान में ये देखते हैं कि यहाँ पे यंग फीमेल्स जो 30 to 40 ईयर्स एज ग्रुप में हैं, उसमें भी बहुत फीमेल्स आ रही हैं, जो कि वेस्ट में इतनी यंग एज ग्रुप में नहीं पेशेंट आते हैं। अच्छा। और यंग एज में जो पेशेंट यहाँ पे आ रहे हैं वो अनफॉर्चुनेटली बहुत एडवांस स्टेज में आ रहे हैं, बिकॉज उनमें कैंसर की बायोलॉजी या फीचर्स ऐसे होते हैं कि वो रैपिडली प्रोग्रेसिव होता है उनमें। अच्छा। तो इसलिए यंग पेशेंट्स में हमारा बहुत कंसर्न होता है कि उनका अर्ली डिटेक्शन टाइमली पता चले, ताकि उनका हम जल्दी ट्रीटमेंट करें। सही है, ठीक है। अच्छा, और जो ख़वातीन एक स्पेसिफिक एज में आ जाती हैं, जब उनको अपना चेकअप करवाना होता है, तो वो चेकअप किस तरीके से होता है और उसमें क्या क्या चेक करना होता है? बेसिकली कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम देख रहे होते हैं, डॉक्टर्स देख रहे होते हैं, कि जिससे पता चले कि भाई दिस इज़ अ रेड फ्लैग? जी, इसमें ये होता है कि 30 ईयर्स के बाद हर महीने पेशेंट को, जब वो माहवारी से फारिग हो जाती हैं, तो उन्हें अपना ब्रेस्ट का सेल्फ एग्ज़ामिनेशन करना होता है। सर के नीचे पिलो रख के फ्लैट ऑफ हैंड से तो उन्हें दोनों ब्रेस्ट का एग्ज़ामिनेशन करना होता है, और ये मंथली बेसिस पे करना होता है। एंड स्पेशली अगर पेशेंट की फैमिली में कोई ब्रेस्ट फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स जैसे खाला, मदर, सिस्टर्स में ये ब्रेस्ट कैंसर है, तो उन्हें 30 ईयर्स से भी अर्लियर 25 ईयर्स से अपना ब्रेस्ट का सेल्फ एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट कर देना होता है। तो सेल्फ एग्ज़ामिनेशन का ये होता है फ़ायदा कि ब्रेस्ट कैंसर जब बॉडी में ये अपीयर होना शुरू होता है, तो ये साइलेंटली ये डिज़ीज़ स्टार्ट होती है। तो अगर कोई अपना ब्रेस्ट का सेल्फ एग्ज़ामिनेशन नहीं करेगा, तो हो सकता है ये फर्स्ट स्टेज की बजाय सेकंड या थर्ड स्टेज पे जाके पेशेंट को पता चले, बिकॉज़ इसकी कोई इनिशियल स्टेजेस में कोई अलामात नहीं होती। तो इसलिए हम रेकमेंड करते हैं कि पेशेंट अपना सेल्फ एग्ज़ामिनेशन करे मंथली बेसिस पे। ठीक है। अच्छा, कोई और सिम्टम्स भी होते हैं इस बीमारी के? जी, इस बीमारी की कुछ अलामात, जो सबसे कॉमन जो अलामत है वो तो है कि गिल्टी बनती है छाती में किसी हिस्से में। इसके अलावा अगर थोड़ा सा इनिशियल स्टेजेस में नहीं पता चलता पेशेंट को, तो स्किन में चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे स्किन पे ज़ख़म बन जाएगा या वो रेडनेस अपीयर हो जाएगी, या निपल में से समटाइम्स ब्लड स्टेन ड्रॉप्स डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। बहुत कम पेशेंट्स हैं जिनमें पेन होती है। तो यूजुअली ये होता है कि हमारी यंग फीमेल्स हैं, उनमें थोड़ी सी पेन भी होती है, तो दे आर टू मच अफ्रेड ऑफ दिस कि पता नहीं कैंसर हो गया। तो पेन बहुत कम केसेस में होती है कैंसर में, यूजुअली बहुत एडवांस स्टेजेस में समटाइम्स होती है। यूजुअली ये जैसे मैंने बताया कि गिल्टी या ज़ख़म या इस तरह की अलामात के साथ पेशेंट आता है। पता हमें कैसे चलता है, तो इसका एक तरीका तो वही सेल्फ एग्ज़ामिनेशन है। दूसरा तरीका ये है कि अगर जैसे मैंने पहले बताया कि रिस्क फैक्टर्स हैं कुछ पेशेंट में, लाइक फैमिली में है ब्रेस्ट कैंसर, या पेशेंट की लाइक रिस्क फैक्टर्स के बारे में मैं थोड़ी बात करना चाहूँगी। जी। जैसे पेशेंट के किसी के बच्चे नहीं हैं, या उसके फर्स्ट चाइल्ड जो होता है वो ज़रा लेट एज में पेशेंट के हुआ है, या पेशेंट ने कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट ली है, जैसे फैमिली प्लानिंग के लिए लेते हैं, और वो ज़रा ज़्यादा मिकदार में, ये नहीं कि थोड़ी मिकदार में लेने से कुछ नहीं होता, ज़रा ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए ज़्यादा मिकदार में ली है, या मेनोपॉज के करीब उन्होंने हार्मोन रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट ली है, तो कोई भी, या पेशेंट बहुत ओवरवेट है। अच्छा। तो ये इन रिस्क फैक्टर्स अगर पेशेंट में हैं, तो पेशेंट को चाहिए कि वो 40 इयर्स के बाद अपना एनुअल मेमोग्राफी
एक एक्सरे की काइंड है, जिसमें ये होता है कि अगर पेशेंट में अभी कोई अलामत अपीयर नहीं भी हुई तो पेशेंट जाए हॉस्पिटल में जाए। ब्रेस्ट यूनिट्स हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी हैं, मदीना टीचिंग हॉस्पिटल में एक बहुत वेल इस्टेब्लिश्ड ब्रेस्ट यूनिट है और डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हैं। तो मेमोग्राम अपना एनुअल कराए ऐसा पेशेंट, और उससे ये फ़ायदा होता है कि इवन इससे पहले कि कोई अलामत अपीयर हो, उससे भी पहले पता चल जाता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर अपीयर होना स्टार्ट हो गया है एट वेरी इनिशियल स्टेजेस। सही है, ठीक है। अच्छा, इसका इलाज जो है, अब जाहिर है उसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, वो कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं ये हम चाहेंगे कि आप ज़रा बताएं, क्योंकि इलाज में भी अब मुख्तलिफ स्टेजेस हैं और इलाज के भी मुख्तलिफ तरीके हैं। कोई रेडिएशन की तरफ जाता है, कोई टारगेटेड कीमोथेरेपी की तरफ जाता है, कोई सर्जरी की तरफ जाता है। तो मुश्किलात क्या होती हैं और कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं जो लोग फेस करते हैं? जी, इसमें पेशेंट की बहुत ज़्यादा रीअश्योरेंस और अवेयरनेस की ज़रूरत है। समटाइम्स ये होता है कि पेशेंट को पता चले कि ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो गया सपोज, तो उसके बाद पेशेंट एक साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में चला जाता है। पेशेंट का ये ख्याल होता है कि ये ट्रीटमेंट शायद अब पेशेंट की ज़िंदगी वो पेशेंट नहीं बचा पाएगा, कि ये इतना फैटल है कि इसमें अब सीधा सीधा वो पेशेंट की ज़िंदगी से इसको हाथ धोने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पेशली अगर स्टेज 1 में, स्टेज 2 में, इवन स्टेज 3 पे भी अगर पेशेंट आ जाता है तो ब्रेस्ट कैंसर क्योरेबल है। अच्छा। प्रोवाइडेड कि पेशेंट टाइम पे जाए और अच्छे हॉस्पिटल में जाए और वहाँ पे अच्छे ब्रेस्ट सर्जन से अपना चेकअप कराए, प्रॉपर जो इन्वेस्टिगेशन स्टेजिंग के लिए होती हैं वो सब कराएं, और उसके बाद ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट कराएं। ट्रीटमेंट का भी अब क्योंकि बहुत एडवांसमेंट हो गई है मेडिकल फील्ड में, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये एक क्योरेबल डिजीज़ है। अनलेस के पेशेंट लास्ट स्टेज में ना आ जाए तो ये यूजुअली क्योरेबल होती है। और डिफरेंट ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ इसमें ये होती हैं कि जैसे ब्रेस्ट कैंसर की 4 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 में जिस क्या होता है कि गिल्टी ब्रेस्ट में एक छोटी सी अपीयर हुई है। स्टेज 2 में ये होता है वो गिल्टी साइज़ में बढ़ गई है और बगल में 1-2 गिल्टियाँ बन गई हैं। स्टेज 3 में ये होता है कि वो गिल्टी बहुत बड़ी बन गई है और वो ब्रेस्ट की स्किन के साथ या उसके नीचे मसल्स होते हैं ब्रेस्ट में, वहाँ पे उसने पेनिट्रेट करना शुरू कर दिया है। और उसके बाद स्टेज 4 आती है जिसमें कैंसर पूरे जिस्म में फैल जाता है, लंग्स में जा सकता है, जिगर में जा सकता है, हड्डियों में जा सकता है। तो ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ भी अकॉर्डिंगली चेंज होती हैं, स्टेज वाइज ट्रीटमेंट करते हैं। अब अगर पेशेंट स्टेज 1 इनिशियल स्टेज में आता है तो उस पेशेंट की हम ब्रेस्ट भी बचा सकते हैं और उसकी लाइफ भी बच जाती है। ब्रेस्ट हम कैसे बचाते हैं? बाय प्लास्टिक सर्जिकल टेक्निक्स, ठीक है। दिस इज़ द टेक्निक दैट आई एम ट्रेंड इन। इसको ओनकोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जरी कहते हैं। इसमें बज़रिया प्लास्टिक सर्जरी हम गिल्टी भी निकालते हैं, उसके मार्जिन्स क्लियर करते हैं, क्योंकि ये कैंसर की रूट्स होती हैं। लेमैन आमतौर पे इसे कहते हैं ये जड़ों वाली रसोली है। तो ये सिट्स राइट कि इसकी रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं। तो हम वो गिल्टी निकालने के साथ साथ उसके मार्जिन से हेल्दी टिश्यू निकालते हैं और उसके बाद उसको एक प्लास्टिक सर्जिकल टेक्निक से रीशेप करते हैं। ये स्टेज 1 में भी हम करते हैं, स्टेज 2 में अगर पेशेंट आ जाता है तब भी हम ये ऑफ़र करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं स्टेज 3 जिसमें गिल्टी इतनी बड़ी हो जाती है। अब उसमें क्या करना है? तो उसमें यूजुअली हम ये करते हैं कि पहले पेशेंट को कीमोथेरेपी ऑफ़र करते हैं। कीमोथेरेपी से देयर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ फर्स्ट ऑफरिंग कीमोथेरेपी टू द पेशेंट। कि कीमोथेरेपी से एक तो गिल्टी का साइज़ छोटा हो जाएगा, अगर बगल में कैंसर चला गया वहाँ से भी ख़त्म हो जाएगा, और अगर जिस्म में ब्लड के ज़रिए किसी और ऑर्गन में चला गया तो वहाँ से भी यूजुअली कीमोथेरेपी से ये ख़त्म हो जाता है या डाउन, एटलीस्ट डाउन स्टेज हो जाता है। कि स्टेज 3 का कैंसर हो सकता है कीमोथेरेपी देने से स्टेज 2 में या स्टेज 1 में आ जाए, और फिर हम उसकी अकॉर्डिंगली स्टेज 1 या 2 में जैसे ट्रीटमेंट करते हैं कि ब्रेस्ट पेशेंट की बच जाती है तो यूजुअली हम वो पेशेंट को ऑफ़र कर सकते हैं। और फाइनली जो स्टेज 4 है, जब पेशेंट बॉडी में स्प्रेड कर गया तो फिर यूजुअली सर्जरी का कोई फ़ायदा नहीं होता। वी कैन से कि फिर उसमें क्यूरेटिव ट्रीटमेंट यूजुअली पॉसिबल नहीं होती। हम कीमोथेरेपी देते हैं ताकि पेशेंट की लाइफ प्रोलॉन्ग हो जाए और क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी सी बेहतर हो जाए। अच्छा, रेडियोथेरेपी का भी थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज़। रेडियोथेरेपी की भी ऑप्शन होती है। जब हम सर्जिकल ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो हम वो जो हिस्टोपैथोलॉजी की जो बायोप्सी की रिपोर्ट होती है उसमें देखते हैं कि एक्चुअल कैंसर का साइज़ कितना है। उस हिसाब से हम फिर डिसाइड करते हैं कि पेशेंट की जो रिमेनिंग ब्रेस्ट है या उसकी बगल है उसमें हम फिर रेडिएशन देते हैं, रेडियोथेरेपी देते हैं,
उससे ये फ़ायदा होता है कि कैंसर दोबारा नहीं बनता। और पाकिस्तान में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं कि तमाम तरह के और तमाम स्टेजेस के जो ब्रेस्ट कैंसर है उसको ट्रीट किया जाए? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में बहुत अच्छे सेंटर्स हैं एंड मदीना टीचिंग हॉस्पिटल इज़ वन ऑफ दोज सेंटर्स जहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हम सर्जिकल ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ भी हैं। उसके बाद हम पेशेंट को ऑन्कोलॉजिस्ट को रेफ़र कर देते हैं। अब ऑन्कोलॉजिस्ट की जो ट्रीटमेंट है, यूजुअली अगर पेशेंट इतना अफोर्ड नहीं कर रहा तो जो अवेलेबल ट्रीटमेंट है वो पेशेंट को ऑफ़र की जाती हैं, लेकिन उनके भी रिज़ल्ट्स एडिक्वेट हैं। इसके अलावा बहुत जो एडवांस्ड लेवल की जो नई ट्रीटमेंट आई हैं उनमें से भी कुछ ट्रीटमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और कुछ नहीं हैं अवेलेबल, बट जनरली वी कैन से कि सर्जिकल ट्रीटमेंट, रेडियोथेरेपी एज वेल एज कीमोथेरेपी, ये सब ट्रीटमेंट्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर सायरा हमारे साथ मौजूद थी, ब्रेस्ट कैंसर पर बात हो रही थी। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। पीएसएल की टीम है जी मुल्तान सुल्तान। उन्होंने कमाल किया है, शिफा कारनामा सर अंजाम दिया है भाई। खातून को लेकर आए हैं वो बिल्कुल कोचिंग लेवल के ऊपर, और आयरलैंड की साबिक क्रिकेटर है कैथरीन डॉल्टन, उनको फास्ट बॉलिंग कोच जो है वो मुल्तान सुल्तान की टीम के लिए मुकर्रर किया गया है। वो पीएसएल की तारीख में पहली खातून कोच बन गई हैं, और इसके अलावा कैथरीन डॉल्टन टॉप लेवल पर मेंस टीम की पहली खातून बॉलिंग कोच है जी। जबरदस्त। इंग्लैंड में पैदा हुई और आयरलैंड की इन्होंने शहरियत हासिल की 2015 में, और इन्होंने फिर इसी मुल्क के लिए, आयरलैंड के लिए ही इन्होंने क्रिकेट खेली, और इंग्लैंड में ये नेशनल फास्ट बॉलिंग अकेडमी में भी कोचिंग कर चुकी हैं, और अब मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स को ये तैयार करेंगे। कैथरीन हमारे साथ मौजूद है। हाय कैथरीन, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम फॉर द शो, एंड कंग्रेचुलेशन ऑन जॉइनिंग दिस मुल्तान सुल्तान्स team as a bowling coach. So you're the first woman to hold a coaching position in a top level men's side. It's a big responsibility. What do you have in mind? How do you feel? It's an exciting opportunity to be involved with Multan Sultans this year. To be asked to be the first female to be involved in the PSL is a true honour, and I'm really excited about the role and hoping I can influence the team and get us over the line and lift that trophy for the Multan Sultans this PSL. Right. But this is not your first interaction with Multan Sultans. You have been connected with them since a few years, right? This is the first time I've been involved with the Multan Sultans franchise directly. Okay. Have been to Pakistan twice. I've been out to Lodran with Ali Tareen. Worked with the players out there, PSL players, first class players, and younger players, under 23, under 19 players. There's so much talent in Pakistan, and there's such a desire to bowl fast that it's been exciting working with them and seeing some of those players go on and do really well in the PSL. Samin Gul, Mohammad Ilyas, Arshad Iqbal being some of them who I've worked really closely with at the camps. I've watched them on TV and they've done well in the PSL, so hoping that this PSL we can help the Multan Sultans fast bowlers bowl faster, bowl straighter, and put in some great performances for the team. We hope so. So what will be your process of coaching and what will you focus on? And also tell me one thing, skill or mindset, which one is more important according to you? I think as a coach it's really important to work with the individual, so looking at the individual player, what they need, what they require as a fast bowler. Sometimes that can be a slower ball, a great Yorker, some help with their biomechanics, the technique of how to bowl faster, or maybe that could come from an injury prevention point of view. So do they need to stop falling away in their action? Is that harming them? These things are things that as a coach you need to go in and work out first. Can also be a mindset issue. You know, sometimes cricket can put you under a huge amount of pressure as a fast bowler in particular, especially if you're bowling at the back end of a T20 game. Right. So you need to make sure your mindset's good, and as a coach, as I said, it's really important to work out what the individual player needs. Then building a relationship of trust between coach and player, that's really important as well. You want to make sure that there's a equal understanding, mutual understanding, and then you go in and implement exactly what they need and hopefully elevate their game to the next level. Right. So what are the strengths of Multan Sultan's bowling attack?
The Multan Sultans have already got a great bowling attack. You know, we've seen a lot of pace, a lot of passion for fast bowling. You know, you don't make it 2 years to the final and be a winner unless you've got a great fast bowling lineup. So let's see how the draft goes. Fingers crossed we get some great fast bowlers, and I'm really looking forward to working with them. So what is the difference between coaching for Essex Academy and Multan Sultans? I also run a cricket academy here in the UK, and the National Fast Bowling Academy with Ian Pont and Andre Nell, and that's going really well. We work a lot on the technique of our fast bowlers, but also give them great outcomes, because it's one thing to bowl fast, but you also have to be able to swing the ball, bowl great off-pace deliveries, slower balls, bouncers, yorkers, all that good stuff, and then have a good tactical mind of how to implement them. So using that experience and understanding, also having worked in India with the likes of Deepak Chahar, using that understanding that I've gained, hopefully we can implement that into our fast bowlers this season. Absolutely. Right. Catherine, I'm sure you're following the World Cup also, and the Pakistani bowling side has just simply, you know, not performing. They're not performing up to the mark. The way they have been, you know, playing, Pakistanis have lost hope. Any advice for them? There's so much talent in Pakistan. Obviously, I've been watching the World Cup. I've seen England, who have also been struggling out in India. Yes. It's been difficult conditions, been very hot, conducive to spin quite a lot of the time. So fast bowlers have really struggled. But you have to keep going as a fast bowler. You have to keep assessing what you've done well, what you could do better, and go again. I think with these tournaments, it's so quick. The games come thick and fast. Although it is a long tournament this year, but the games do come thick and fast. So you have to reassess and go again and really back your ability as a fast bowler to come up with the goods in the next game. I'm hoping Pakistan can do well in this tournament, and can't wait to get started with the Multan Sultans. We also hope so. Thank you, Catherine Delton. हमारी बस उम्मीदें ही हैं. मुझे नहीं लगता कि हम फाइनल में सेमीफाइनल में पहुंच सकेंगे. बिल्कुल, जो हालात हमारे चल रहे हैं. लेकिन बहरहाल प्रोग्राम की मुझे उन लोगों पे उस वक्त भी हैरत होती थी जब वो जो बड़े बड़े खिलाड़ी वो जो फाइनल 4 की टीमें बताते थे और उसमें पाकिस्तान को शामिल करते थे. मुझे हंसी आती थी. मैं सोचती थी कि भाई रुको, थोड़ा ठहरो, देखना परफॉर्मेंस देखना, फिर उसके बाद पाकिस्तान है भाई ना, टॉप 4 में पाकिस्तान है, किधर से आएगा पाकिस्तान. लेकिन एनीवे, उम्मीद पे दुनिया कायम है. हम भी उम्मीद करते हैं और नहीं, अभी भी अगर कोई हार जाए, अगर कोई जीत जाए तो हम पहुंच सकते हैं. अगर कोई और हारे और कोई और जीते तो हम पहुंच सकते हैं. नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही. आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे. अल्लाह हाफिज.